ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइस यूज वर एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 81 शीर्ष बलों की भर्ती। जब जियाओजे और उसके साथी इनर कोर्ट में वापस लौटे तो नए छात्र क्षेत्र में छात्रों की संख्या पहले से ही कम थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश को विभिन्न गुटों द्वारा भर्ती किया गया था। यह इनर कोर्ट के भीतर गुटों के लिए नए खून का मुख्य स्रोत था। शेष कुछ लोगों की ताकत या तो कमज़ोर थी, जिससे वे भर्ती के लिए अवांछनीय थे, या उनमें खुद पर बहुत भरोसा था और वे कमज़ोर गुटों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। हालांकि जियाओजे के लिए इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि फायर हंटिंग प्रतियोगिता से उनकी प्रतिष्ठा ने किसी भी गुट को उनके पास आने से रोक दिया था। आखिरकार जियाओजे इतना शक्तिशाली था कि कोई भी गुट उसे समायोजित नहीं कर सकता था। अपने रहने के क्वार्टर में लौटने पर उन्होंने वहां हान यू को पाया। उन चारों ने कुछ देर तक बातचीत की। हान यू जुनर पर 7वीं कक्षा की गोली के असाधारण प्रभावों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने जियाओजे को कुछ आश्चर्य से देखा, क्योंकि इतनी कीमती गोली इतनी सहजता से दी जानी अप्रत्याशित थी। वैसे कल कुछ लोग तुम लोगों को भर्ती करना चाहते थे, हान यू ने जियाओजी से कहा। मेरे प्रदर्शन के बारे में जानने के बाद भी उन्होंने भर्ती के लिए हमसे संपर्क करने की हिम्मत की। फिर वे इनर कोर्ट के भीतर काफी शक्तिशाली होंगे, जियाओजी ने आश्चर्य से कहा। वास्तव में उस गुट का नेतृत्व स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहने वाले ताकतवर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसका नाम ली यांग है। उनके गुट को लियांग गैंग कहा जाता है, हान यू ने समझाया। लियांग, कितना दबंग नाम है, जियाओजी ने आह भरी। नाम से ही पता चलता है कि इस व्यक्ति की शैली काफी दबंग होगी। हाँ, लियांग गैंग का दृष्टिकोण वास्तव में दबंग है, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी है, हान यू ने समझाया। लियांग गैंग एक कुलीन प्रबंधन प्रणाली पर काम करता है, केवल मजबूत क्षमताओं वाले छात्रों की भर्ती करता है। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन हर सदस्य एक बैटल सेंट है। आप जानते हैं, बैटल सेंट इनर कोर्ट में आम नहीं है। हान यू के स्पष्टीकरण ने जियाओजे को अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि लियांग गैंग की नज़र उस पर थी, क्योंकि उसने फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन में बैटल सेंट की ताकत का प्रदर्शन किया था। क्या होगा अगर मैं लियांग गैंग में शामिल नहीं होना चाहता, जियाओजे ने पूछा। हान यू ने हंसते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि लियांग गैंग के कई सदस्य शुरू में अनियंत्रित थे, लेकिन अंततः उन्हें लिन लियांग ने अपने वश में कर लिया। कायल, लगता है कि उन्हें पीटा गया है। जियाओजे ने इस विचार पर हंसी उड़ाई। हान यू ने चंचलता से कंधे उचका दिए। हो सकता है, लेकिन उन अनियंत्रित लोगों को वश में करने में सक्षम होने के लिए लिन लियांग ने उनसे कहीं अधिक भयानक ताकत दिखाई होगी। कोई बात नहीं, मैं उनसे परेशान नहीं होऊंगा। अगर मैं उनसे मिल भी जाऊंगा तो भी मैं शामिल नहीं होऊंगा। मुझे हराना चाहते हैं, शायद अगले जन्म में। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया और खेती के लिए त्यानफेन क्यूई रिफाइनिंग टावर पर जाने का फैसला किया। शून्य स्थान में स्रोत वृक्ष की उपस्थिति के कारण त्यानफेन क्यूई रिफाइनिंग टावर में उसकी दक्षता दूसरों की तुलना में कई गुना तेज थी। खेती के लिए ऐसा उपकरण होने के कारण इसका उपयोग न करना बेकार होगा। हान यू ने सहमति में सिर हिलाया। जियाओजे की प्रदर्शित युद्ध शक्ति का मतलब था कि एक शीर्ष युद्ध संत का सामना करने पर भी उसके पास लड़ने की ताकत थी। लिन लियांग के लिए जियाओजे को जबरन भर्ती करना काफी मुश्किल होगा। आखिरकार उच्च स्तरीय अभ्यासियों के बीच भी पृथ्वी स्तर की लड़ाई कौशल एक तुरुप का पत्ता की तरह थे। युद्ध संतों के स्तर पर वे बस विनाशकारी हथियार थे। जियाओजे और उसके साथियों को जाते हुए देखकर हान यू ने आह भरी। पृथ्वी स्तर की लड़ाई कौशल वास्तव में भयानक थे, लेकिन उनकी खेती की कठिनाई उनकी शक्ति से मेल खाती थी। भले ही आम लोगों ने पृथ्वी स्तर की लड़ाई कौशल प्राप्त कर ली हो, लेकिन उनमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि उनका सामना जियाओजे से हुआ था, जिसने बैटल सेंट स्तर पर पृथ्वी स्तर की लड़ाई कौशल में महारत हासिल की थी। जियाओजे की उपस्थिति के कारण इनर कोर्ट निश्चित रूप से बेहद रोमांचक हो जाएगा, हान यू ने प्रत्याशा के साथ कहा। हालांकि वह जियाओजे के करीब नहीं जा सकी, लेकिन उसकी वृद्धि को देखना अपने आप में एक आशीर्वाद था। कुछ ही समय बाद हान यू अपने गुट में जाने के लिए तैयार हो गई और रास्ते में 3 लोगों से मिली। उनकी आभा मजबूत और उनके चेहरे गंभीर थे। हान यू को देखकर नेता थोड़ा मुस्कुराया। मिस हान यू, मैंने सुना है कि जियाओजे वापस आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मचान में है। ये सुनकर हान यू को पता चल गया कि जियाओजे और उसके साथी अकादमी में वापस आते ही बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और धीरे से कहा, जियाओजे मचान में नहीं है। वह वहां ज्यादा रहना पसंद नहीं करता, हमेशा रहस्यमय तरीके से दिखाई देता और गायब हो जाता है। हान यू के शब्दों को सुनकर लिन हाओ ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। क्या उन्होंने जियाओजे को नहीं पकड़ा? यह अफसोस की बात थी। तो क्या मिस हान यू को पता है कि जियाओजी कहाँ गया था?
मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वे अभी अभी गहरे पहाड़ों से वापस आए हैं, इसलिए वे शायद खाना खाने जा रहे होंगे। हान यू ने सहजता से अनुमान लगाया। क्या ऐसा है? धन्यवाद, मिस हान यू। हान यू को धन्यवाद देने के बाद लिन हाओ ने बाकी 2 लोगों को सीधे कैफेटेरिया में ले गया। तीनों को जाते हुए देखकर हान यू हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्षमा करें, भले ही आप भर्ती करने के लिए उत्सुक हों, लेकिन जियाओजे आपको देखना नहीं चाहता। हान यू विपरीत दिशा में तेजी से चली, जियाओजे को थोड़ी परेशानी से बचाने में मदद करने पर काफी प्रसन्न महसूस कर रही थी। दूसरी ओर जुनर और लिटिल डॉक्टर परी के साथ जियाओजे ने एल्डर लियू का ठिकाना ढूंढ लिया और उसके साथ थोड़ी बातचीत की। उन्होंने सफलतापूर्वक तीसरी मंजिल पर जाने के लिए पास प्राप्त कर लिया। जियाओजे की ताकत स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जुनर और लिटिल डॉक्टर परी थोड़ी परेशान करने वाली थीं। हालांकि वे हॉटफायर से नहीं डरते थे, फिर भी उनकी वास्तविक ताकत में थोड़ी कमी थी। तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए कम से कम 5 सितारा बैटल मास्टर की ताकत की आवश्यकता थी। प्रवेश द्वार पर प्रशिक्षक द्वारा रोके जाने से बचने के लिए एल्डर से सीधे मदद मांगना बेहतर था। जल्द ही उन्होंने एल्डर का पास और अपने हाथों में ग्रीन फायर एनर्जी कार्ड प्राप्त कर लिया। जियाओजे और उसके साथी आसानी से तीसरी मंजिल में प्रवेश कर गए। उन्हें एक छोटा सा उन्नत प्रशिक्षण कक्ष मिला। जियाओजे ने विनम्रता से अंदर के छात्रों से जाने को कहा और वे तीनों अंदर आ गए। ठीक है, तुम दोनों यहीं रहकर साधना करो, मैं चौथी और 5वीं मंजिल पर हॉटफायर आजमाने जाऊंगा। उन दोनों को शांत करने के बाद जियाओजे कमरे से बाहर चला गया। जियाओजे को जाते हुए देखकर लिटिल डॉक्टर फेरी और जुनर ने एक दूसरे को देखा। बहन लिटिल डॉक्टर, ऐसा लगता है कि हम थोड़े पीछे रह गए हैं, जुनर ने कहा। हाँ, हमारे लिए एक साथ अभ्यास करना भी मुश्किल है, लिटिल डॉक्टर फेरी ने जवाब दिया। तो चलो बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन दोनों ने जोर से सिर हिलाया, मंच पर क्रॉस लेग करके बैठ गए और अपनी साधना शुरू कर दी। अपनी 4 सितारा बैटल स्पिरिट ताकत के साथ जियाओजे आसानी से 5वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। उसे एक अलग साधना कक्ष मिला। वह अकेले साधना करना चाहता था क्योंकि उसे डायमंड इमोर्टल पिल से 10 गुना फीडबैक इनाम प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जुन एर द्वारा 7वीं कक्षा की गोली लेने से उत्पन्न भारी गति के कारण जियाओजे उनके सामने पुरस्कार प्राप्त नहीं करना चाहता था। जुन एर ने 7वीं कक्षा की गोली डायमंड इमोर्टल पिल ली, जिससे उसका शरीर बहुत बढ़ गया और वह 3 सितारा बैटल मास्टर के स्तर पर पहुंच गई। 10 गुना प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, जिससे उसका शरीर बहुत बढ़ गया। प्रतिभा प्राप्त की, सहज शारीरिक साधना। कुछ दिनों से रुके हुए 2 संकेतों को देखते हुए जियाओजे ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मन ही मन चुपचाप कहा, ड्रामा। पुरस्कार प्राप्त करें। अध्याय 82, प्राकृतिक शारीरिक साधना, अद्वितीय अनुग्रह के साथ जन्म। सीलबंद प्रशिक्षण कक्ष के अंदर मूल रूप से नर्म प्रकाश अब स्पष्ट हो गया था। कमरा पूरी तरह से एक शानदार सुनहरी चमक से चमक रहा था, और इस सुनहरी रोशनी का स्रोत जियाओजे था, जो मंच पर बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो जियोजे के भीतर एक महान सूर्य जन्म ले रहा हो, जो उसके शरीर से अनंत स्वर्णिम प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो। इस बीच जियोजे के शरीर के भीतर एक अधिक तीव्र परिवर्तन हो रहा था। उसके पूरे शरीर में, जहां भी वह गुजरती थी, विशाल प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रवाहित होती थी, जो जीवन शक्ति को प्रकट करती थी। उसका शरीर प्रतिक्रिया ऊर्जा के लिए प्यासा था, उसे उत्सुकता से खा रहा था, उसे अपने स्वयं के संवर्धन के लिए पोषण में बदल रहा था। जियोजे ने स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि प्रतिक्रिया ऊर्जा कुछ हद तक अत्यधिक कोमल थी, जिसके लिए उसे किसी मार्गदर्शन या परिशोधन की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वह शांत हो गया और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखा। उसके शरीर की मजबूती और परिवर्तन जियोजे की अपेक्षाओं के अनुरूप थे, लेकिन शून्य स्थान के भीतर होने वाले परिवर्तनों ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। शून्य स्थान के भीतर मूल वृक्ष भी प्रतिक्रिया ऊर्जा को उत्सुकता से अवशोषित कर रहा था। सुनहरा पौधा तेजी से बढ़ने लगा। न केवल इसकी ऊंचाई बढ़ी, बल्कि इसका तना भी मोटा होने लगा। शून्य स्थान में एक अकथनीय शक्ति उमड़ पड़ी। जैसे ही पेड़ की सुनहरी जड़ें शून्य में खुद को लंगर डालती हैं, शून्य से क्यूई को खींचना शुरू कर देती हैं। इस परिवर्तन के कारण जियाओजे का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगता है कि जुनर की ग्रेट बैटल मास्टर क्षेत्र में सफलता विशेष पुरस्कारों के साथ आती है। शून्य में खुद को लंगर डालने वाली सुनहरी जड़ें डराने वाली लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में शून्य से क्यूई निकालने की क्षमता ही सच्चा विशेष पुरस्कार है, जियाओजे ने खुद से कहा, साथ ही सिस्टम से मिलने वाले विशेष पुरस्कारों से बहुत संतुष्ट था। लड़ाकू चरण से शुरू करते हुए विशेष डुक्यूई भंवर, भयानक तरल डुक्यूई और अत्यंत विशेष डू क्रिस्टल थे। अब शून्य स्थान और उत्पत्ति के वृक्ष के साथ जियाओजे ने जबरदस्त लाभ प्राप्त किए। ऐसे विशेष पुरस्कार केवल जुनर की तरह प्रमुख सीमाओं को तोड़कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
ये कहा जा सकता है कि हर बार जब कोई ऐसे पुरस्कार प्राप्त करता है तो यह एक कम समय होता है, इसलिए उनका आनंद लें। साधना में समय सर पर दौड़ते घोड़े की तरह उड़ गया और पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। जियाओजे ने प्रशिक्षण कक्ष में धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके भीतर का सुनहरा प्रकाश शुद्ध और संयमित था। सुनहरे प्रकाश की चमक के तहत जहर शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 रंग की चमक भी असाधारण रूप से पवित्र दिखाई दी। परिवर्तन को पूरा करने में 2 दिन लगते हैं, दक्षता काफी अच्छी है। जियाओजे ने अपनी मुट्ठी भींची, उसे अतुलनीय शक्ति से भरते हुए महसूस किया। उसने हल्के से अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। अगले ही पल हवा का एक तेज झोंका हवा में तेजी से आया और दीवार पर मुट्ठी का गहरा निशान छोड़ गया, बिना किसी डुक्यूई का इस्तेमाल किए, सिर्फ अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करते हुए। सिर्फ शरीर की ताकत से, बिना किसी डुक्यूई का इस्तेमाल किए, इस स्तर को हासिल करना काफी उल्लेखनीय है। मुझे आश्चर्य है कि शारीरिक शक्ति के मामले में कौन ज्यादा मजबूत है, मैं या ब्रूट फोर्स का राजा जियान। प्रशिक्षण कक्ष में खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए जियाओजे ने अपनी मौजूदा भयानक शक्ति पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। जुन एर की तुलना में जियाओजे ने अपनी शक्ति पर और भी तेजी से नियंत्रण हासिल कर लिया था। जुन एर की 10 गुना फीडबैक प्रतिभा रखने के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक शरीर साधना की प्रतिभा होना था। प्राकृतिक शरीर साधना, आपका शरीर अद्वितीय रूप से अनुकूल है, स्वाभाविक रूप से शरीर साधना के लिए उपयुक्त है। यह एक सरल परिचय है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। इसके अलावा इस प्राकृतिक शरीर साधना के लिए फॉन्ट एक महान बैंगनी था। हालांकि यह लिटिल डॉक्टर के जहर शरीर के सुनहरे फॉन्ट की तुलना नहीं कर सकता था। प्राकृतिक शरीर साधना की उपस्थिति का मतलब था कि जियाओजे और भी अधिक शक्तिशाली प्रतिभा प्राप्त करने के लिए जुनर की 10 गुना प्रतिक्रिया का लाभ उठा सकता था। प्रतिभा प्राप्त करने के लिए अब कीमती अधीनस्थ बंधनों का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह मुख्य बंधन धारक की ताकत है। जियाओजे ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, शून्य स्थान के भीतर की स्थिति को महसूस करते हुए। इस समय सुनहरा पौधा 7 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया था और इसका तना भी बहुत मोटा हो गया था। 7 सितारा डू स्पिरिट की छलांग। इंटरमीडिएट से उन्नत स्तर तक 7वीं कक्षा की गोली की केवल एक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। जियाओजे ने आह भरी। जैसे ही जियाओ जुनर महान सेनानी के पद पर पहुंचे, जियाओजे के पास 2 संबद्ध बंधन स्थान भी उपलब्ध थे। अगला देखते हैं कि क्या मैं जियान से मिल सकता हूं, और साथ ही मेरा तीसरा भाई अभी तक फाइटर लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाया है। क्या मास्टर याओ नहीं जागा है। जियाओजे ने सहबद्ध बंधन के लिए उम्मीदवारों की सूची पर नजर डाली। जियाओयान के अनुभाग के अंतर्गत अभी भी कीमिया का कोई उल्लेख नहीं था। कोई बात नहीं, इसे मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जल्द ही होना चाहिए। मैं वास्तव में अमृत बनाना शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ, जियाओजे ने खुद से कहा और फिर दरवाजा खोला। 2 दिन हो गए हैं, उन 2 लड़कियों को अब तक स्काई बनिंग क्यूई टॉवर छोड़ देना चाहिए था, है ना। ये सोचते हुए जियाओजे अभी भी उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जहां जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल थे। अभ्यास कक्ष में पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा अभी भी कसकर बंद था। एक पल सोचने के बाद जियाओजे ने उस पर एक ग्रीन फायर एनर्जी कार्ड रखा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक सौम्य चेहरा दिखाई दिया। जियाओजे। लिटिल डॉक्टर इमोर्टल ने जियाओजे को देखा और अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुम दोनों इतने समय से अभ्यास नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे ही जियाओजे अंदर आया, उसने देखा कि जियाओ जुनर धीरे धीरे खड़ी हो रही है। उसकी आभा और भी मजबूत लग रही थी। भाई जियाओजे, क्या तुम हमें खोजने के लिए अब तक अभ्यास नहीं कर रहे हो। जियाओ जुनर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में एक तरह की अनदेखी अवज्ञा थी। वह भी उतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। अगर वह जियाओजे के साथ साधना करने के लिए भी योग्य नहीं हो सकती, तो वे एक साथ कैसे जारी रख सकते थे। मैं एक अभ्यास कक्ष की तलाश कर रहा था जिसमें अधिक मजबूत हॉट फायर हो ताकि सफलता मिल सके। जियाओजे ने आह भरी, पास गया और जियाओ जुनर के सिर को सहलाया। चलो, तुम दोनों यहाँ 2 दिन से हो। इस टॉवर में बहुत लंबे समय तक रहने से मानसिक तनाव हो सकता है। साधना अच्छी है, लेकिन इसे संतुलित करने की आवश्यकता है, जियाओजे ने दृढ़ता से कहा। फिर वह उन्हें सीधे स्काई बनिंग क्यूई टॉवर के बाहर ले गया। जियाओजे के हाथ की गर्माहट को महसूस करते हुए लिटिल डॉक्टर इमोर्टल और जियाओ जुनर शर्मा गए और जियाओजे की कभी कभार की मुखरता से खुश होकर मुस्कुराने लगे। जियाओजे उन्हें आंतरिक प्रांगण में घुमाने ले गया जब तक कि आकाश अंधेरा नहीं हो गया। कैफेटेरिया में पूरा खाना खाने के बाद जियाओजे ने अपने ग्रीन फायर एनर्जी कार्ड में घटती ऊर्जा को देखा और सोचना शुरू कर दिया। यहाँ सिर्फ बैठने से कुछ हल नहीं होगा, मुझे फायर एनर्जी का स्रोत ढूंढना होगा। भाई जियाओजे, क्या आप फायर एनर्जी के बारे में चिंतित हैं। जियाओ जुनर ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा और जियाओजे की चिंता को देखा। अकादमी में फायर एनर्जी पाने के कई तरीके हैं, हालांकि यह महंगा हो सकता है। लिटिल डॉक्टर इमोर्टल ने अपनी ठुड्डी थपथपाई सोच समझकर।
मैं ताकत रैंकिंग में जगह बनाने की कोशिश करने पर विचार कर रहा हूँ। उच्च रैंक का मतलब है कि महीने में सैकड़ों फायर एनर्जी। क्या इससे बहुत परेशानी नहीं होगी? लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल जियाओजी के व्यक्तित्व को जानता था। ठीक है, जब तक आप पर्याप्त मजबूत क्षमताएं दिखाते हैं, आप सभी परेशानियों से बच सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब मैंने फायर एनर्जी हंटिंग कॉन्टेस्ट में फाइटिंग स्पिरिट की शक्ति का प्रदर्शन किया था, तो मैंने कई समस्याओं से बचा लिया था जिनका सामना नए लोग करते हैं। जियाओजी, हम आखिरकार आपके पास पहुंच ही गए। अचानक एक आवाज़ गूंजी और 3 लोग पास आए। उनकी छाती पर धधकते सूरज जैसा एक प्रतीक बना हुआ था। जियाओजी ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। ये प्रतीक हानयू द्वारा वर्णित किया गया लग रहा था। क्या ये धधकते सूरज गिरोह से हो सकता है? लगता है कि अवसर आ गया है, जियाओजी ने उनसे कहा, फिर उठकर नए लोगों की ओर चल दिया। उनके बोलने से पहले जियाओजी ने पहल की। तुम्हारा बॉस कहाँ है? मैं उसे चुनौती देना चाहता हूँ। अध्याय 83, शीर्ष 5 को चुनौती। कैफेटेरिया में जियाओजे के शब्दों ने उसके सामने बैठे तीनों को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। आसपास के अन्य छात्र जो जियाओजे पर ध्यान दे रहे थे, वे भी उसे हैरानी से देखने लगे। आखिरकार जियाओजे हाल ही में शहर में काफ़ी चर्चा में रहा था। यहाँ तक कि कुछ शीर्ष श्रेणी के छात्र भी उसके इर्द गिर्द चर्चा के स्तर की बराबरी नहीं कर सके। शीर्ष श्रेणी के कुछ छात्र वर्तमान में आगामी आंतरिक प्रांगण प्रतियोगिता की तैयारी में एकांत में डूबे हुए थे। उनकी अनुपस्थिति के दौरान जियाओजे की लोकप्रियता ने उनकी लोकप्रियता को कम कर दिया था। नेता लिन हाओ जियाओजे को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जियाओजे की आभा संयमित थी और यहाँ तक कि वह इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सका। ये जानते हुए कि जियाओजे एक 7 सितारा लड़ाकू आत्मा था, यह आश्चर्यजनक था कि वह एक नए भर्ती हुए छात्र के माध्यम से आंतरिक प्रांगण को भी नहीं देख सका। इसने अनिवार्य रूप से लिन हाओ के जियाओजे के आकलन को कुछ पायदान ऊपर उठा दिया। हाँ, मैं तुम्हें ब्लेजिंग सन गैंग की ओर से भर्ती करने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे नेता को चुनौती देने की पहल करोगे। लिन हाओ ने स्थिति को काफी मनोरंजक पाते हुए हंसते हुए कहा। क्यों नहीं? जियाओजे ने सरलता से पूछा। जरूर, बेशक तुम कर सकते हो, लेकिन हमारा नेता ताकत रैंकिंग में शीर्ष 5 में से एक है। कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। लिन हाओ ने जियाओजे के साहस की प्रशंसा करते हुए बार बार सिर हिलाया। आंतरिक प्रांगण की थोड़ी समझ होने पर भी सबसे निडर नवागंतुक भी शीर्ष 5 को अहंकारपूर्वक चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार ये पूरे आंतरिक प्रांगण में शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे। एक वरिष्ठ फाइटिंग स्पिरिट के रूप में लिन हाओ को ब्लेजिंग सन गैंग के भीतर एक उच्च रैंकिंग सदस्य माना जाता था। अन्यथा लिन लियांग ने उसे भर्ती का कार्य नहीं सौंपा होता। एक पल सोचने के बाद लिन हाओ ने एक शर्त रखी। क्या होगा अगर हमारा नेता जीत जाता है तो तुम ब्लेजिंग सन गैंग में शामिल हो जाओ। डील? कोई बात नहीं, जियाओजी ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, जिससे लिन हाओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या इसलिए कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, या इसलिए कि जियाओजी पहले से ही ब्लेजिंग सन गैंग में शामिल होना चाहता था? परिणाम चाहे जो भी हो, क्या यह उसके लिए नुकसानदेह होगा? मन में संदेह के साथ लिन हाओ ने जियाओजी को अपने पीछे आने का इशारा किया। चलो, हमारे नेता को हाल ही में अखाड़े से लगाव हो गया है। उसे अभी वहां जीत की लकीर के रिकॉर्ड को चुनौती देनी चाहिए। जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल ने जियाओजी के पीछे पीछे तेजी से पीछा किया, जबकि पास में ही छात्रों का एक बड़ा समूह हंगामा देख रहा था। हालांकि आंतरिक प्रांगण में केवल 1000 छात्र थे, लेकिन अभी भोजन का समय था और कैफेटेरिया छात्रों से भरा हुआ था। जैसे ही बड़ा समूह अखाड़े की ओर बढ़ा, रास्ते में अन्य छात्रों को एहसास हुआ कि वहां कुछ रोमांचक हो रहा होगा। वे अपने अपने मामलों को भूल गए और भीड़ का अनुसरण करते हुए विवरण पूछते रहे। जब उन्हें पता चला कि नया छात्र जियाओजे शीर्ष 5 को चुनौती देना चाहता है, तो वे चौंक गए। हालांकि जियाओजे के बारे में अफवाह थी कि वह भीतरी प्रांगण में एक राक्षसी नवागंतुक है, फिर भी वह सिर्फ एक नवागंतुक था। उसने भीतरी प्रांगण में थोड़े समय के बाद ही शीर्ष 5 को चुनौती देने की हिम्मत की। शीर्ष 5 अनुभवी थे जो कई वर्षों से भीतरी प्रांगण में अभ्यास कर रहे थे। उनके पास लड़ने की भावना के चरम पर भयानक शक्ति थी। जैसे ही बड़ा समूह अखाड़े में आया, अखाड़े के अंदर पहले से ही गर्म माहौल शांत हो गया। हालांकि रात हो चुकी थी, फिर भी अखाड़ा अभी भी चमक रहा था। अखाड़े में मौजूद हर कोई नए लोगों के बड़े समूह को देखने से खुद को रोक नहीं पाया जो अभी अभी आए थे। कुछ परिचित चेहरों ने जल्दी से पूछा कि क्या हो रहा है। लिन हाओ जल्दी से एक हटे कट्टे युवक के पास गया जो अक्सर अखाड़े में आता था और संक्षेप में स्थिति को समझाया। ओह, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? लिन लियांग ने अपना सिर घुमाकर जियाओजी की ओर देखा। उसकी शानदार आवाज ने अखाड़े में हो रही फुसफुसाहट को शांत कर दिया। जियाओजी ने सिर हिलाया, साथ ही वह इस अत्यधिक बलिष्ठ युवक को आंकने से खुद को नहीं रोक पाया। ये बलिष्ठ शरीर कुछ भालू जैसे जादुई जानवरों से भी बेजोड़ था।
जियाओजे को लगा कि यह लड़का प्राकृतिक शरीर साधना प्रतिभा के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। जियाओजे के हाव भाव को ध्यान से देखने के बाद लिन लियांग ने पुष्टि की कि वह मजाक नहीं कर रहा था और सिर हिलाया। चूंकि यह तुम्हारा निर्णय है, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर तुम ईमानदारी से ब्लेजिंग सन गैंग में शामिल हो जाओगे। लिन लियांग के बोलने के बाद वह मुड़ा और अखाड़े में चला गया। जियाओजे ने पीछे मुड़कर जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर इमोर्टल को चिंता न करने का इशारा किया। हालांकि लिन लियांग आश्वस्त था और उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि जियाओजे हारने वाला है, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती थीं। एक हल्की छलांग के साथ जियाओजे अखाड़े में चढ़ गया। कहीं से एक बुजुर्ग प्रकट हुआ। अखाड़े में प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग थे। आखिरकार अखाड़ा ही वह जगह थी जहां जीवन मरण की लड़ाई होने की सबसे अधिक संभावना थी। आंतरिक प्रांगण में भर्ती होने वाले छात्रों की पृष्ठभूमि या तो प्रभावशाली थी या फिर उनमें असाधारण प्रतिभा थी। छात्र चाहे कोई भी हो, किसी की जान जाना कुछ ऐसा था जिसे अकादमी नहीं देखना चाहती थी। मैं इस लड़ाई की अध्यक्षता करूंगा। क्या दोनों पक्ष सहमत हैं? लिन लियांग ने दबंगई से कहा। मैं सहमत हूं, जियोजी ने विनम्रता से उत्तर दिया। निर्णय बड़े के हाथ में है, जियोजी ने कहा। बड़े ने जियोजी की ओर थोड़ा मुस्कुराया और फिर हाथ हिलाकर लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। धमाका! बड़े के शब्द गूंजने से पहले ही लिन लियांग की आकृति एक उग्र जानवर की तरह जियोजी की ओर बढ़ी। वूश! एक मुट्ठी, जो रेत की थैली से भी बड़ी थी, सीधे जियोजी के चेहरे पर लगी। इस भयंकर मुक्का का सामना करते हुए जियोजी ने बस अपना हाथ उठाया और कहीं से एक चिकना पानी का दर्पण प्रकट हुआ। बल अपव्यय जल दर्पण। पानी के दर्पण ने मुट्ठी को सफलतापूर्वक रोक दिया। हालांकि लिन लियांग ने तेजी से प्रतिक्रिया की और एक गहरे लाल रंग की आभा उभरी जो सीधे पानी के दर्पण को तोड़ती हुई निकली। इस समय तक जियाओजे ने खुद को लिन लियांग से दूर कर लिया था। लिन लियांग की अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि वह एक बार फिर जियाओजे की ओर बढ़ा और दोनों ने मंच पर एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बीच जब जियाओजे ने पानी के दर्पण की लड़ाकू तकनीक का इस्तेमाल किया तो एक छात्र जो पूरे साल अखाड़े में अक्सर आता था ने आश्चर्य से कहा, जियाओजे एक जल विशेषता व्यवसायी है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिन लियांग के खिलाफ गंभीर रूप से वंचित है? उसने जानबूझकर जोर से चिल्लाया ताकि आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके, खासकर जियाओजे के बगल में खड़ी दो सुंदरियों का। हालांकि उसकी निराशा के लिए दोनों सुंदरियां उसके शब्दों से अप्रभावित रहीं। उनकी आंखें केवल जियाओजे पर केंद्रित थीं। नाटक। उनके भाव शांत थे, जैसे कि उन्हें जियाओजे पर पूरा भरोसा था। आसपास के कुछ दर्शक जो स्थिति से अनजान थे उससे समझाने का आग्रह करने लगे। खांसी। लिन लियांग की विशेषता वास्तव में एक उत्परिवर्ती विशेषता है, एक ज्वाला विशेषता। वह पृथ्वी विशेषता के भारीपन को अग्नि विशेषता की उग्रता के साथ जोड़ता है। उसके पास जल विशेषता अभ्यासियों के खिलाफ एक अद्वितीय लाभ है। उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद आसपास के लोगों को अचानक एहसास हुआ। मंच को देखते हुए वे जियाओजे के लिए खेद महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। न केवल उसकी ताकत लिन लियांग की तुलना में कम थी, बल्कि उसकी विशेषता भी गंभीर रूप से प्रतिसादित थी। अगर उसका सामना किसी दूसरे प्रतिद्वंद्वी से होता तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी। चलो देखते हैं कि पानी के दर्पण बनाने के लिए आपके पास कितनी क्यूई बची है। लगातार पीछा करने से लिन लियांग को कुछ हद तक परेशानी महसूस हुई। हे, चिंता मत करो, मुझे अपनी क्यूई सहनशक्ति पर पूरा भरोसा है। जियाओजे ने रुककर आखिरकार अपनी हरकतें बदल दीं। नीला सागर भंवर। पानी के दर्पण द्वारा छोड़े गए शेष पानी के साथ जियोजे ने तुरंत एक भंवर को संघनित किया जिसमें लिन लियांग को फंसाया। भंवर के भीतर छिपे हुए पानी के ब्लेड को महसूस करते हुए लिन लियांग ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने क्यूई कवच को संघनित कर दिया। पृथ्वी विशेषता के भारीपन और ज्वाला विशेषता की उग्रता के साथ उसका बचाव भी मजबूत था। हालांकि लिन लियांग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पानी के ब्लेड की शक्ति को कम करके आंका था। पानी के ब्लेड के हमलों के कई दौर के बाद उन्होंने वास्तव में उसके कवच को तोड़ दिया। स्थिति ने अचानक मोड़ ले लिया। अध्याय 84। धधकते सूरज की मुट्ठी और नीला सागर शॉकवेव के बीच टकराव। दर्शकों में से कुछ तेज तर्रार छात्रों ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि लिन लियांग का युद्ध क्यूई कवच क्षतिग्रस्त हो गया था। इसने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि लिन लियांग एक शीर्ष डू स्पिरिट पावरहाउस के रूप में युद्ध क्यूई को पदार्थ में संघनित करने में पहले से ही महारत हासिल थी। उसने जो युद्ध क्यूई कवच संघनित किया था वह रक्षा के मामले में वास्तविक कवच से भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसी परिस्थितियों में ये वास्तव में जियोजी की मार्शल आर्ट चाल से टूट गया था। इससे दर्शकों में मौजूद छात्रों को भी एहसास हुआ कि जियोजी की ताकत अफवाह से भी अधिक अतिरंजित हो सकती है। लिन लियांग ने उम्मीद नहीं की थी कि एक नए व्यक्ति से निपटने से वास्तव में उसकी स्थिति खराब हो जाएगी।
क्या उसे पूरी तरह से कुचलने और सफलतापूर्वक अपने अधीन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था? लेकिन मौजूदा स्थिति ने लिन लियांग को फिर से शांत कर दिया, यह महसूस करते हुए कि जियोजी कोई साधारण नवागंतुक नहीं था, बल्कि अपने स्तर पर एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि इस पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन ये सच था। एक नवागंतुक जो अभी अभी आंतरिक प्रांगण में आया था, वह उसके बराबर था एक अनुभवी जो कई वर्षों से आंतरिक प्रांगण में डूबा हुआ था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वर्गीय ज्वाला क्यूई शोधन टॉवर में त्वरित साधना ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति पूरा कर सके। स्वर्गीय ज्वाला क्यूई शोधन टॉवर के प्रभाव में कई वर्षों का समय एक अपूरणीय अंतर बनाने के लिए पर्याप्त था, और जो उसका सामना हुआ वह एक राक्षस था। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया। लिन लियांग ने तुरंत अपने समृद्ध युद्ध के अनुभव पर भरोसा किया, यह महसूस करते हुए कि हालांकि एज्योर्सी वर्लपूल में मजबूत बंधन बल था, लेकिन इसके भीतर छिपे हुए पानी के ब्लेड में भी असाधारण शक्ति थी। लेकिन आखिरकार यह एक भंवर था। यदि आप चारों ओर से नहीं टूट सकते तो ऊपर की ओर टूट जाएं। वह उन जानवरों की तरह नहीं था जो केवल अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ना जानते थे। उसके पैरों के नीचे बहुत सारी युद्ध क्यूई इकट्ठी हो गई, जो अचानक बाहर निकल आए, एक भयंकर अग्नि विशेषता के साथ भड़क उठी। भयंकर युद्ध क्यूई के विस्फोट के तहत लिन लियांग ने वास्तव में एज्योर्सी वर्लपूल के बंधन को तोड़ दिया। उसका आकार सीधे उड़ता हुआ आकाश की ओर भागता हुआ ऊपर उठा। धमाका! मैं मानता हूं कि मैंने आपको कमाका। मुझे आपको सिर्फ एक नवागंतुक नहीं, बल्कि एक असली चुनौतीकर्ता मानना चाहिए था। मेरे बराबर का प्रतिद्वंद्वी, मैं अगली बार पूरी ताकत से लड़ूंगा। लिन लियांग ने गंभीरता से कहा। उसकी आकृति फट गई, उसकी मुट्ठियों पर गहरे लाल रंग की युद्ध क्यूई संघनित हो गई। एक झुलसती हुई सांस बह गई। जियाओजी एक पल के लिए झिझका, लेकिन मुश्किल जहर की शक्ति का उपयोग न करने का फैसला किया। इस बार यह एक निवारक युद्ध था, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए। कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग सोचें कि वह स्थिति का फायदा उठा रहा है और अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं भी कर सकता हूं का भ्रम पैदा कर दे, और फिर उसे चुनौती के निमंत्रणों से परेशान करते रहें। जियाओजे ने पीछे नहीं हटे और इसी तरह अपनी मुट्ठियों पर एक मोटी पानी की विशेषता वाली लड़ाई क्यूई को संघनित किया। भीड़ के उद्गारों के बीच जियाओजे और लिन लियांग ने करीबी मुकाबले में भाग लिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जियाओजे ने मार्शल आर्ट कौशल में अपना लाभ क्यों छोड़ दिया और लिन लियांग से करीबी मुकाबले में लड़ने का विकल्प क्यों चुना। आखिरकार उनके शरीर के आकार में अंतर को देखकर ही कोई बता सकता था कि जियाओजे को करीबी मुकाबले में कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह उन्हें और भी हैरान कर गया। रेत की बोरियों जितनी बड़ी उन मुट्ठियों के हमले के तहत जियाओजे की हथेलियां ऊपर आईं और आसानी से उनकी ताकत को खत्म कर दिया। बल के खिलाफ बल का उपयोग। इसके तुरंत बाद उसने पलटवार किया, लिन लियांग के साथ मुक्का मारा। यहां तक कि कुछ कमजोर छात्र भी इसे देख सकते थे। जियाओजे के नजदीकी युद्ध कौशल बहुत बढ़िया थे। हर बार जब वे संपर्क करते तो लिन लियांग की मुट्ठियों पर बल कम हो जाता, और उन छात्रों ने यह नहीं देखा कि लिन लियांग की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही थी, न केवल जियाओजे के शानदार नजदीकी युद्ध कौशल के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जियाओजे की युद्ध क्यूई की निरंतर खपत इस समय समाप्त नहीं हुई थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अग्निगुण युद्ध क्यूई के अभ्यासी के रूप में उसे जल गुण युद्ध क्यूई के अभ्यासियों पर बहुत फायदा था। हर बार जब जियाओजे की मुट्ठियां उसके करीब आती तो उसकी युद्ध क्यूई का एक बड़ा हिस्सा भस्म हो जाता। हालांकि युद्ध क्यूई के तेजी से भस्म होने की स्थिति में जियाओजे शांत रहा। युद्ध क्यूई की कमी के कोई संकेत नहीं दिखा। लिन लियांग जानता था कि जियाओजे का बहुत ज्यादा युद्ध क्यूई होने का पिछला दावा शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जियाओजे ने लिन लियांग के अचानक ध्यान भटकने को ध्यान से देखा। अपने क्षणिक ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए जियाओजे के हाथों से एक हल्की नीली रोशनी निकली। यान काउंटर अटैक। धमाका! लिन लियांग ने लगातार दर्जनों कदम पीछे हटे। जियाओजे को देखते हुए उनकी हथेलियां कांप रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह एक मार्शल आर्ट मूव था जो काफी रैंक का था। यह उनकी ताकत को पूरी तरह से वापस ला सकता था, और इसने जियाओजे की अपनी ताकत में भी कुछ इजाफा किया जिससे उनकी भुजाएं कांपने लगीं। ये छोटा और गहन नजदीकी मुकाबला ऐसे नतीजे के साथ समाप्त हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सभी छात्रों ने लिन लियांग को पीछे हटते देखा और जियाओजे अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उनके दिलों में जो सदमा लगा वह शब्दों से परे था। उनके शरीर के आकार में अंतर, फिर भी अंतिम परिणाम यह था कि लिन लियांग दर्जनों कदम पीछे हट गया। वास्तव में वहां उपस्थित लोगों में से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि भले ही जियोजी के कौशल अद्भुत थे, लेकिन वह एक मजबूत शरीर के बिना उन्हें उजागर नहीं कर पाएंगे। इस करीबी मुकाबले में ऐसा परिणाम प्राप्त करने के लिए जियोजे की भयानक काया अपरिहार्य थी। हालांकि जियोजे के अत्यंत उत्कृष्ट कौशल के तहत उसकी मजबूत काया कुछ हद तक अगोचर लग रही थी।
बेशक ये भी जियोजे द्वारा जानबूझकर छिपाई गई स्थिति थी। आखिरकार काया में अचानक उछाल जियो जुनर और जियो यान के सामने समझाना आसान नहीं होगा। डायमंड क्यूपिल में वास्तव में केवल एक ही गोली थी, अंतहीन साधन। अगर हम इसी तरह जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि हमारी भूमिकाएं उलझ जाएंगी और मैं चुनौती देने वाला बन जाऊंगा। चलो अगले कदम के साथ परिणाम तय करते हैं, लिन लियांग ने कहा। उसकी मुट्ठियां भी गहरे लाल युद्ध क्यू को संघनित करने लगीं। मैदान पर तापमान भी धीरे धीरे बढ़ गया और यहाँ तक कि लिन लियांग के पैरों पर पानी के धब्बे भी उच्च तापमान के कारण जल वाष्प में बदल गए। मेरी यह मार्शल आर्ट चाल मेरी सबसे मजबूत चाल है, धधकती सूर्य मुट्ठी, असाधारण मारक क्षमता के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सावधान रहेंगे। बस वही जो मैं चाहता था। जियाओ जे को भी लगा कि यह लड़ाई थोड़ी खींच रही है। अब न्याय के हथौड़े को मारने का समय आ गया था। उसकी गोरी उंगलियों ने जल्दी से मुहरें बना ली, इतनी तेजी से चलती कि लोगों को चक्कर आने लगे। जैसे ही जियाओजे ने अपनी चाल चली, अखाड़े में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा ने दंगा करना शुरू कर दिया। लिन लियांग की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। उसने बहुत पहले ही सुन लिया था कि जियाओजे के पास जमीनी स्तर की मार्शल आर्ट चाल है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना अभी भी बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन जब बात आई तो वह पीछे नहीं हट सका। अपने शरीर में सारी युद्ध क्यूई इकट्ठा की और मुक्का मारा। एक विशाल गहरे लाल रंग की युद्ध क्यूई मुट्ठी एक झुलसाने वाली सांस लेकर जियाओजे की ओर उड़ी। धधकती सूर्य मुट्ठी, नीला समुद्र शॉकवेव, एक पहले और एक बाद के साथ दो धीमी आवाजें गूंज उठीं और शॉकवेव धधकती हुई सूर्य मुट्ठी से टकरा गई। थोड़ी देर की गतिरोध के बाद अजेय गति के साथ एजियोर शॉकवेव ने धधकती हुई सूर्य मुट्ठी को दबा दिया। युद्ध क्यू कवच की सुरक्षा के साथ भी लिन लियांग अभी भी शॉकवेव द्वारा दीवार से टकराया हुआ था, जो मुंह से खून थूकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। दोनों पक्षों द्वारा अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग करने से पहले ही बड़ों ने छात्रों को बाहर निकाल दिया था। अब जब वे व्यवस्थित हो गए थे तो वे अखाड़े में लौट आए। बुजुर्ग ने कुछ आश्चर्य से जियाओजे को देखा। इस प्रहार की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे वह कम करके नहीं आंक सकता था। इस मैच में जियाओजे जीतता है। उसी समय जियाओजे लिन लियांग की जगह लेता है और मजबूत रैंकिंग सूची में 5वां बन जाता है। बुजुर्ग की घोषणा के साथ वे छात्र जो अभी भी सदमे में थे, सभी ने जियाओजे की ओर देखा। मजबूत रैंकिंग सूची में एकदम नया 5वां स्थान। उनकी आंखों में अभी भी अवास्तविकता और अविश्वास की भावना थी। आखिरकार यह एक नवागंतुक था जो अभी अभी आंतरिक प्रांगण में आया था, और वह पहले ही मजबूत रैंकिंग सूची में शीर्ष 5 में जगह बना चुका था। तो पुराने छात्रों के रूप में उनकी साधना का क्या महत्व था? अध्याय 85, 5वें स्थान पर चढ़ना। प्रत्येक को अपना अभ्यास करना है। जियाओजे अखाड़े के मंच पर खड़ा था। अपने भीतर कुछ हद तक प्रचुर मात्रा में डू क्यूई को महसूस करते हुए उसने बात की। क्या आप में से कोई अभी भी मार्गदर्शन देना चाहता है? बेझिझक ऊपर आएं। आज जब मैं जियाओजे शीर्ष 5 पर चढ़ता हूं तो कुछ लोग मेरी स्थिति को एक नवागंतुक के रूप में देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि मैंने फायदा उठाया है, कि मेरी ताकत कम है। लेकिन चूंकि मुझे परेशानी पसंद नहीं है तो क्यों न आज ही इसे सुलझा लिया जाए। जो लोग सोचते हैं कि मैंने फायदा उठाया है और मानते हैं कि मेरी ताकत मजबूत सूची में 5वें स्थान से मेल नहीं खाती, वे मुझे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं। जियाओजे के शब्द डू क्यूई द्वारा उठाए गए पूरे अखाड़े में गूंज उठे। उसी समय उसने नीचे के छात्रों पर नजर डाली। जो लोग जियाओजे की नजर से मिले उन्होंने या तो अपना सिर नीचे कर लिया या अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं, मंच पर सीधे युवक का सामना करने से डरते हुए। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? ये कहना कि तुम 5वां रैंक लोगे और फिर बस ले लोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीतना। इस लड़ाई के गवाह के रूप में वे ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि जियाओजे की ताकत में कोई कमी थी। चाहे वह नज़दीकी लड़ाई में हो जहां वह लिन लियांग के साथ आगे पीछे लड़ सकता था, या युद्ध कौशल के उपयोग में जहां वह लिन लियांग को खतरनाक स्थिति में डाल सकता था। उसके अंतिम कार्ड अर्थ टियर 2 तकनीक एजियोर की दहाड़ का जिक्र किए बिना, जिसने सीधे लिन लियांग की सबसे मजबूत चालों को दबा दिया। ये सब दर्शाता है कि जियाओजे की ताकत कितनी भयानक थी, और ये लगभग व्यापक थी। जियाओजे के बगल में खड़े बुजुर्ग ने कुछ अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखा। जियाओजे की निरंतर आभा और उसके शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में डू क्यूई को महसूस करते हुए वह जानता था कि जियाओजे का निर्णय आवेगपूर्ण नहीं था। भले ही कोई मजबूत रैंक वाला छात्र उसे चुनौती दे, जियाओजे के पास उन्हें मौके पर ही दबाने के लिए पर्याप्त ताकत थी। बुजुर्ग की नज़र भी 2 दिशाओं में घूमी। वहां 2 मजबूत शीर्ष 10 रैंक वाले छात्र थे, दोनों ही डू स्पिरिट्स के शिखर पर थे। उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक दिखी। वह देखना चाहता था कि क्या ये 2 शीर्ष 10 रैंक वाले छात्र जियाओजे को चुनौती देने आएंगे। आखिरकार जियाओजे ने यह स्पष्ट कर दिया था, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। 5वीं रैंक वाले को चुनौती देने से निश्चित रूप से जियाओजे की कुछ ऊर्जा खर्च होगी।
ये दो शीर्ष 10 रैंक वाले व्यक्ति सूची के अंत में थे, इसलिए शायद उनके पास फायदा उठाने का मौका था। हालांकि थोड़ी देर देखने के बाद बुजुर्ग कुछ हद तक निराश हुए कि उन दो शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों का चुनौती देने का कोई इरादा नहीं था। शायद वे कमजोर पल में किसी का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, या शायद जियाओजे के व्यवहार ने उन्हें सावधान कर दिया था। कोई मार्गदर्शन देने को तैयार नहीं है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई को देखने वाले वरिष्ठ छात्र उन लोगों को सलाह देंगे जो अनजान हैं। मुझे परेशानी पसंद नहीं है। अगर कोई सच में सोचता है कि मैं आसान लक्ष्य हूं, तो बेझिझक मुझे चुनौती दे। लेकिन अब भी मैंने पूरी तरह से अर्थ टियर 2 तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। अगर मैं गलती से वरिष्ठ भाइयों या बहनों को गंभीर रूप से घायल कर देता हूं, तो मुझे बेचैनी महसूस होगी। जियाओजे के शब्द अखाड़े में गूंज उठे। लिन लियांग, दर्शकों में लिनहाओ द्वारा समर्थित होने के कारण, अपनी छाती को ढंक लिया और मंच पर जियाओजे को देखा, खुद को रोक नहीं पाया और कहा, तुम्हें वाकई असहज महसूस करना चाहिए। अगर उसने अपने शरीर में मौजूद सभी डूक्यूई को निचोड़कर डूक्यूई कवच नहीं बनाया होता, तो उसकी चोटें शायद और भी गंभीर होतीं। हालांकि लिन लियांग ने यह कहा, लेकिन वह वास्तव में जियाओजे की ताकत की प्रशंसा करता था। इस युवा नवागंतुक ने लगभग हर पहलू में खुद को हरा दिया था। ऐसी शुद्ध ताकत ने लिन लियांग के पास असहमति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ... हालांकि रात हो चुकी थी, फिर भी मजबूत सूची में 5वीं रैंक में बदलाव आंतरिक प्रांगण में तेजी से फैल गया। समुद्र में बड़े पैमाने पर क्रोध के कमल को फेंकने की तरह इसने सदमे की लहरें पैदा कर दीं। मजबूत सूची को पहले से ही आंतरिक प्रांगण के छात्रों द्वारा बहुत सम्मान दिया गया था। शीर्ष 10 रैंकिंग में बदलाव की तो बात ही छोड़िए। कोई भी मामूली हरकत भीतरी प्रांगण में एक बड़ी चर्चा को जन्म दे सकती थी। और इस बार स्थिति और भी अजीब थी, क्योंकि इस बार शीर्ष 10 में बदलाव ये था कि एक नया व्यक्ति सीधे 5वें स्थान पर पहुंच गया। इससे और भी अधिक गहन चर्चाएं शुरू हो गईं। अगर हर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा होता, तो मुझे संदेह होता कि तुम मुझे धोखा देने के लिए कहानियां गढ़ रहे हो। मजाक कर रहा हूं, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा जब जियाओजी कठोर शब्द बोल रहा था, तो मैंने देखा कि रैंकिंग में शीर्ष 10 में से एक मौजूद था। तो उसने जियाओजी से 5वां स्थान छीनने का अवसर क्यों नहीं लिया, जब जियाओजी लड़ाई के बाद कमजोर हो गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहता था? बेवकूफ़ी है। भले ही वह कमजोर होने पर जियाओजी को हरा सकता था, लेकिन एक बार जियाओजी के ठीक हो जाने पर उसे 5वां स्थान उसे वापस करना होगा। आखिरकार जियाओजी की ताकत वास्तव में ठोस है। खांसी, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे वर्णन से जियाओजी काफी सहज लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह ऊपर की ओर चुनौती देना जारी रखने की योजना बना रहा है। मुझे लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। लिनली की अग्नि विशेषता उसे गंभीर रूप से रोकती है, और फिर भी वह जीतने में कामयाब रहा। यह दर्शाता है कि उसकी असली लड़ाकू शक्ति संभवतः केवल 5वां स्थान नहीं है। इस बारे में कि क्या जियाओजी ऊपर की ओर चुनौती देना जारी रखेगा, राय अलग अलग हैं। कुछ का मानना है कि वह ऐसा करेगा और अन्य का मानना है कि वह ऐसा नहीं करेगा। जियाओजी की ताकत उसे दूसरे स्थान के लिए चुनौती देने की अनुमति देनी चाहिए। कुछ शीर्ष शक्तियों के बीच यह एक सामान्य निष्कर्ष है। हालांकि जियाओजी का प्रदर्शन कितना भी भयानक क्यों न हो, उन्हें विश्वास नहीं है कि उसके पास शीर्ष स्थान के लिए चुनौती देने की क्षमता है। रैंकिंग के शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति एक सच्चा राक्षस है। जी यान को शीर्ष स्थान के लिए चुनौती दिए हुए ज्यादा साल नहीं हुए हैं, और कुछ पुराने छात्रों को अभी भी जी यान की अजेय गति और शीर्ष पर चढ़ने के दौरान उसकी मुद्रा स्पष्ट रूप से याद है। उसकी भयानक ताकत, यहाँ तक कि एक लड़ाकू राजा को भी उसके आसपास सावधान रहना होगा, क्योंकि सीधे प्रहार से गंभीर चोट लग सकती है और पीछे हटना पड़ सकता है। बड़े छात्र जो मजबूत रैंकिंग में पहले स्थान के बारे में जानते हैं, वे तुलना से जी यान को स्वचालित रूप से बाहर कर देते हैं। आखिरकार एक लड़ाकू राजा को आंतरिक न्यायालय के छात्रों के बीच रैंकिंग में भाग लेने की अनुमति देना बहुत बदमाशी है। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बुजुर्गों ने पहले ही इस स्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लिया है, और छात्र भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। इस बीच आंतरिक न्यायालय में वर्तमान गर्म चर्चा का मुख्य पात्र जियो जुनर और जियो यीजियान के साथ तियानफेन रिफाइनिंग क्यूई टॉवर के चौथे स्तर पर पहुंचा। आप दोनों इसे आजमाएं। यदि हृदय की आग बहुत तेज है, तो इसे मजबूर न करें और तीसरे स्तर पर खेती करने के लिए पीछे हट जाएं। जियाओजे ने जियाओ जुनर और जियाओ यीजियान से कहा, जिन्होंने सिर हिलाया और फिर मंच पर क्रॉस लेग करके बैठ गए, अग्नि ऊर्जा कार्ड रखे और खेती करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जियाओजे ने देखा कि उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए थे, लेकिन दर्द के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। ये दर्शाता है कि वे अभी भी अपनी सहनशक्ति की सीमा के भीतर थे। भाई जियाओजे, ये ठीक है, हम अभी सीमा तक पहुंच गए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। इस हृदय अग्नि की तीव्रता अभी भी स्वीकार्य है। एक चक्र के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक जियाओजे से बात की। ठीक है,
तुम दोनों यहाँ साधना करो, मुझे बी है जिंगताओ के उत्तरार्ध में महारत हासिल करने की कोशिश करनी है जो मेरे पास लंबे समय से है और मैंने साधना करने की कोशिश नहीं की है। जियाओजे ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जानबूझकर पास में ही घूमने लगा। उसने पास से गुजरने वाले छात्रों को बताया कि यह स्थान उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि जियाओ जुनर और जियाओ यी जियान की वर्तमान ताकत उन्हें चौथे स्तर में उच्च स्तरीय साधना कक्ष में रहने के योग्य नहीं बनाती थी। उनके समर्थन वाले जियाओजे के अलावा और कौन कर सकता था? आंतरिक प्रांगण के अंदर केवल मुट्ठी भर छात्र हैं जो जियाओजे की बराबरी कर सकते हैं। चौथे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम बहुत कम छात्रों के साथ जियाओजे की उपस्थिति दूसरों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा वह ल्यूफी की तरह नहीं था जो खेती के कमरे को पूरी तरह से निजी बनाना चाहता था। एक बार जब जियाओ जुनर और जियाओ यी जियान ने खेती पूरी कर ली और अब इसका उपयोग नहीं करते तो अन्य लोग भी यहाँ खेती कर सकते थे। अध्याय 86 क्रॉस लेवल चैलेंज का एक और तरीका। आंतरिक प्रांगण के भीतर बैंगनी बादलों के बीच जियाओजे की आकृति तेजी से उड़ी। अपनी यात्रा के दौरान एक लापरवाह उड़ान भरने वाले जादुई जानवर ने जियाओजे को शिकार समझ लिया, लेकिन जैसे ही वह पास आया जियाओजे ने एक ही मुक्का मारकर उसे नष्ट कर दिया, जिससे वह खून के बादल में बदल गया। उस पल उसकी शारीरिक शक्ति की पूरी सीमा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। जियाओ जुनर और जियाओ यी जियान के सामने भी जियाओजे को अपनी बढ़ती शारीरिक शक्ति को थोड़ा नियंत्रित करना पड़ा। हालांकि इस सुनसान जगह में कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता उसका भाग्य केवल खून के धुंध में बदल जाता। बिजली की गति से जियाओजे की उंगलियां खून के धुंध में धंस गईं। जब उसने अपना हाथ वापस खींचा तो उसने अपनी उंगलियों के बीच एक हल्का नीला जादू का कोर पकड़ रखा था। एक तेज गति से जियाओजे की आकृति पहले ही बहुत दूर उड़ चुकी थी। अगर ताकत मायने नहीं रखती, ये वायु गुण वाली तीसरी श्रेणी की जादुई कोर अगर बाहर बेची जाए तो कम से कम 2 लाख सोने के सिक्के मिल सकते हैं। जब मैं कमज़ोर था तो जादुई जानवर की दावत पर 2000 सोने के सिक्के खर्च करना मुझे परेशान कर देता था। अब 2 लाख सोने के सिक्कों की कीमत वाली तीसरी श्रेणी की जादुई कोर को अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर यह विशेष रूप से कीमती नहीं लगती, जियाओजे ने खुद से कहा। अपनी कलाई को हिलाते हुए उसने तीसरी श्रेणी की जादुई कोर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। भविष्य में कीमिया में महारत हासिल करने से ये जादुई कोर अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो जाएंगे। आखिरकार सबसे कीमती गोलियों में मुख्य घटक के रूप में जादुई कोर की आवश्यकता होती है। कीमियागरों द्वारा जादुई कोर की मांग के कारण ही उनकी कीमतें ऊंची रहती हैं। भले ही वह अभी तक कीमियागर नहीं बना था, लेकिन पहले से कुछ जादुई कोर इकट्ठा करना समझदारी थी। एक पल के विचार के साथ जियाओजे की आंखें चमक उठीं क्योंकि एक शानदार झरना दिखाई दिया। बहते पानी की गगनभेदी आवाज़ आसमान में ऊंचे से भी साफ सुनी जा सकती थी। ये खेती के लिए एक बेहतरीन जगह है। जियाओजे की आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। बी है जिंगताओ के उत्तरार्ध की खेती के लिए आदर्श स्थान वास्तव में विशाल समुद्र था, लेकिन दुर्भाग्य से समुद्र यहाँ से हजारों मील दूर था। जियाओजे को वहां तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। फिर भी यह विशाल झरना भी खेती के लिए एक उपयुक्त जगह थी। बी है जिंगताओ को भयानक लहरों को संघनित करने के लिए भारी मात्रा में डुक्यूई की आवश्यकता थी। अगर वहां प्रचुर मात्रा में जल स्रोत और जल तत्व होते तो ये डुक्यूई के खर्च को कम कर सकता था। जियाओजे झरने के ऊपर नदी पर धीरे से उतरा। जल विशेषता डुक्यूई पर अपने शानदार नियंत्रण के साथ जियाओजे पानी की सतह पर खड़ा हो सकता था। ओवरलैपिंग विधि का मूल एक लहर को दूसरी लहर पर रखना है जो समुद्र की लहरों का अनुकरण करती है। जियाओजे ने अपनी आंखें बंद की, बी है जिंगताओ के उत्तरार्ध की साधना सामग्री को याद किया। उसने युद्ध तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की जिसमें उसने महारत हासिल की थी। बिजली की गति से हाथ की मुहरों के साथ जियाओजे के हाथ इतनी तेजी से चलते थे कि चक्कर आ जाता था। उसने बी है जिंगताओ के पहले भाग से शुरुआत की, सीमा को पार नहीं किया, बल्कि एक उन्नत स्तर की जुबान श्रेणी की तकनीक के रूप में अपनी शक्ति को उजागर किया, न कि केवल एक जमीनी स्तर की। नदी पर विशाल लहरें उठीं। चूंकि वहां कोई दुश्मन मौजूद नहीं था, इसलिए जियाओजे ने नदी से ही पानी निकाला और उसे निर्देशित किया। लहरों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जो आसपास के वातावरण में गूंज रही थी। शक्ति तो है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, जियाओजे ने अपने आप से कहा, अपने हाथ की मुहरों को जारी रखते हुए। उसने पहले ही हाथ की मुहरों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार ये पहली बार था जब उसने डुक्यूई के साथ समन्वय किया था, इसलिए जियाओजे ने सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया। ओवरलैपिंग विधि का मूल पिछले हमलों की शेष शक्ति को इकट्ठा करना और फिर ओवरलैप बनाने के लिए कई गुना अधिक डुक्यूई का उपयोग करना है। बूम! एक विशाल लहर सीधे उठी, एक उन्नत जुबान वर्ग तकनीक की चरम शक्ति तक पहुंच गई और लगभग एक ग्राउंड क्लास तकनीक की शक्ति को टक्कर दे रही थी। सिर्फ एक ओवरलैप ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता है।
जियाओजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसके हाथ अपनी हरकतें जारी रखे हुए थे। अगला कदम शायद ग्राउंड क्लास तकनीक की असली शक्ति को उजागर करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, आसपास की मौलिक ऊर्जा उन्माद में आने लगी। जियाओजी द्वारा जबरन ग्राउंड क्लास तकनीक को बढ़ाने की तुलना में इस बार मौलिक ऊर्जा का उन्माद और भी अधिक विशाल और हिंसक था। जियाओजी द्वारा जबरन ग्राउंड क्लास तकनीक को बढ़ाना अंततः सिर्फ एक नपुंसक संस्करण था, लेकिन इस समय बी है जिंगताओ के पास वास्तव में ग्राउंड क्लास तकनीक की भयानक शक्ति थी। बी है जिंगताओ की शक्ति के लगातार ओवरलैप ने जियाओजी को भी चौड़ा कर दिया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। भयानक लहरें नदी की सतह पर टकराईं, जिससे बहती नदी पीछे की ओर चली गई। लगातार लहरें आगे बढ़ीं, दूर दूर तक फैल गईं, जिससे नदी के तल का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा। जियाओजे के पीछे झरना बिना किसी स्रोत के बहना बंद हो गया। ये दृश्य देखकर जियाओजे हाथ की मुहरें बनाने से खुद को रोक नहीं सका। तीसरी बार ओवरलैप करने की तैयारी करते समय उसके भीतर डू क्यूई की एक बड़ी मात्रा उमड़ पड़ी, ताकि देख सके कि यह किस स्तर की शक्ति प्राप्त कर सकता है। पिछली 3 तरंगों की शक्ति को इकट्ठा करते हुए ये लहर नीचे गिर गई, जिससे आसपास की चट्टानें टूट गईं। धमाका! बहते पानी के साथ अनगिनत चट्टानें नीचे गिरीं। जियाओजे की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। अगर वे इस शक्ति का सामना करें तो एक फाइटिंग किंग पावरहाउस भी मौके पर ही नष्ट हो जाएगा। जैसे ही जियाओजे चौथा ओवरलैप करने वाला था, शून्य के भीतर सुनहरा पौधा थोड़ा कांप उठा, जिससे सीधे डू क्यूई का प्रवाह बाधित हो गया। इसके संचालन में सहायता करने के लिए डू क्यूई के बिना चौथा ओवरलैप असंभव हो गया। ऐसा लगता है कि मेरे पास डू क्यूई की वर्तमान मात्रा के साथ भी 3 ओवरलैप पहले से ही सीमा है। भयानक खपत का ये स्तर कोई आश्चर्य नहीं है कि यह आंतरिक दरबार के बुजुर्गों की डू क्यूई को समाप्त कर सकता है। इसे रहने दें, इसे मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भविष्य में मेरे डू क्यूई भंडार और भी बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। इस तकनीक के अनुसार जब तक पर्याप्त डू क्यूई है, ओवरलैप की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। शायद भविष्य में मैं वास्तव में ऊंची लहरें बुला सकता हूं जो सिर्फ एक चाल से एक साम्राज्य को निगल सकती हैं। जियाओजे ने अपने सामने झरने को देखा। उसकी एकल युद्ध तकनीक द्वारा भूभाग बदल दिया गया था। ओवरलैपिंग विधि में महारत हासिल करने के बाद अगला कदम इसे पूर्णता तक अभ्यास करना था, फिर वह वास्तव में इसमें महारत हासिल कर लेगा। इस तरह मेरे पास क्रॉस लेवल कॉम्बैट की एक और विधि है। ग्राउंड क्लास तकनीक के साथ मैं फाइटिंग किंग पावरहाउस को चुनौती देने में सक्षम हूं। नाटक! जब ये तकनीक पूर्ण हो जाएगी तो मैं रैंकिंग में ऊपर चढ़ना शुरू कर दूंगा। जी यान मूल कार्य में मायावी थी। उससे मिलने के लिए भाग्य पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। उसे सीधे प्रतियोगी के रूप में चुनौती देना बेहतर हो सकता है। 10 दिन बाद जियाओजे ने अपनी साधना समाप्त की और आंतरिक प्रांगण में वापस आ गया। वह तियानफेन रिफाइनिंग क्यूई टॉवर में गया और दोनों लड़कियों को उनकी साधना से बाहर खींच लिया। वह उन्हें आंतरिक प्रांगण में आराम करने के लिए ले गया। आखिरकार उसकी उत्तेजना के तहत ये दोनों लड़कियां साधना पागल बनने के संकेत दे रही थीं। लगातार 10 दिनों तक वे तियानफेन रिफाइनिंग क्यूई टॉवर के भीतर अभ्यास कर रही थीं। जैसे जैसे वह इधर उधर टहल रहा था, जियोजी ने भी विचार किया कि क्या कदम दर कदम आगे बढ़ना है या सीधे जियान को चुनौती देनी है। जैसे ही जियाओजे हिचकिचाया, चमकदार चांदी सफ़ेद छोटे बालों वाले सफ़ेद वस्त्र पहने एक युवक उसके पास आया। आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया जियाओजे, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। अपने सामने खड़े युवक की आक्रामक निगाह और दुर्जय आभा को देखकर जियाओजे को पता चल गया कि वह लीड बोर्ड पर शीर्ष 10 में से एक है और उसके पास उसे चुनौती देने की योग्यता है। इसलिए जियाओजे ने पूछा, तुम कौन हो? मैं लेई जिया हूँ, लीड बोर्ड पर दूसरे नंबर पर। यह सुनकर जियाओजे एक पल के लिए चुप हो गया। उसे ऐसा क्यों लगा कि इस लीड बोर्ड पर हर कोई युद्ध का दीवाना है। लीड बोर्ड पर दूसरा व्यक्ति 5वें को चुनौती दे रहा था। अगर वह जीत जाता तो लेई जिया को कुछ हासिल नहीं होता। अगर वह हार जाता तो वह रैंकिंग में नीचे चला जाता। जियाओजे समझ नहीं पा रहा था कि लेई जिया क्या चाहता है। अध्याय 87 गिरता हुआ थंडरस्पीयर। सतह को तोड़ने के लिए पॉइंट का उपयोग करना। लीड बोर्ड पर दूसरे स्थान पर होने के बावजूद तुम मुझे चुनौती क्यों देना चाहोगे? जियोजे ने अपनी शंकाएं व्यक्त की। जियोजे ने पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा था। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से तुमने लिनलियांग को हराया है, इनकोर्ट के लोग कह रहे हैं कि तुम में दूसरे स्थान पर रहने वाले को चुनौती देने की योग्यता है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो। लेई जिया ने जियोजे की ओर देखते हुए कहा। लेई जिया की आक्रामक निगाहों को महसूस करते हुए जियोजे समझ गया। यह एक युद्ध उन्मादी था। जियोजे को चुनौती देने के लिए उसे प्रेरित करने का कारण आंशिक रूप से इनकोर्ट के सदस्यों के बीच बहुत अधिक चर्चा हो सकती है, जिससे वह नाराज हो गया था। लेकिन अधिक संभावना है ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद युद्ध की इच्छा रखता था।
ठीक है, चलो एक समय और स्थान तय करते हैं। कल दोपहर इन कोर्ट प्रतियोगिता के केंद्रीय चौक पर, लेई जिया ने निर्णायक रूप से कहा। नाटक, मैं हमारी लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ। इन शब्दों के साथ लेई जिया मुड़ा और चला गया। आसपास के छात्र भी उत्साहित हो गए, खबर फैलाते हुए। आखिरकार ये लीड बोर्ड पर शीर्ष 10 के बीच की लड़ाई थी, निश्चित रूप से दिग्गजों का टकराव। ये वास्तव में एक को अपने पैरों पर खड़ा रखता है। जियाओ जे ने जियाओ जुनर और जियाओ यी जियान की ओर रुख किया। यह इन कोर्ट में कितना प्रतिस्पर्धी है। आगे बढ़ो जियाओ जे। जियाओ जुनर ने इशारों से उसका उत्साहवर्धन किया। जियाओ यी जियान ने भी ऐसा ही किया। जाओ जियाओ जे, लीडरबोर्ड पर दूसरा स्थान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उनके मनमोहक प्रोत्साहन को देखकर जियाओ जे उनके सिर थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। आपके समर्थन से मैं निश्चित रूप से कल की लड़ाई में विजयी होऊंगा। ठीक है, ये तय हो गया है, चलो कुछ खाना खाते हैं, जियाओ जे ने कहा। उन दोनों को कैफेटेरिया में ले गया। जियो जे और उसके दो साथियों के शांत माहौल के विपरीत इन कोर्ट में हलचल शुरू हो गई। लीडरबोर्ड पर दूसरे और पांचवें के बीच लड़ाई। हालांकि पहले यह अनुमान लगाया गया था कि जियो जे में दूसरे स्थान को चुनौती देने की ताकत है, लेकिन ये सब सिर्फ अटकलें थीं। लेकिन अब आखिरकार उनकी अटकलों की पुष्टि हो सकती है। कल उन्हें पता चल जाएगा कि जियो जे दूसरे स्थान पर रहने वाले लेई जिया को हरा सकता है या नहीं। अगले दिन दोपहर में जियो जे, जियो जुनर और जियो यी जियान के साथ इन कोर्ट प्रतियोगिता के स्थल पर पहुंचे केंद्रीय चौक। केंद्रीय चौक आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि लेई जिया ने अकादमी को कैसे सहमत किया। ये स्थल सभी छात्रों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त विशाल था, जिसमें बहुत सी जगह बची हुई थी। और इस लड़ाई ने कई इन कोर्ट छात्रों को भी आकर्षित किया था। कुछ छात्रों को छोड़कर जो पर्वतीय प्रशिक्षण या एकांतवास पर थे, अधिकांश छात्र केंद्रीय चौक पर उमड़ पड़े। ऐसे भयंकर प्रतिस्पर्धी माहौल में एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो हर छात्र भाग लेने या देखने के लिए उत्सुक होता है। आज की लड़ाई में मुख्य पात्रों में से एक के रूप में जियाओ जी ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। जियाओ जी खुद किसी गुट से संबंधित नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति और ताकत के आधार पर अकादमी में कुछ लोगों ने सहज रूप से उसका उत्साहवर्धन किया, यहाँ तक कि समूह भी बनाए। गति बहुत अधिक थी। जाओ जियाओ जी, दूसरे स्थान पर पहुंचो। जाओ जियाओ जी, एक बार फिर विरोधी विशेषताओं के खिलाफ लड़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करो। जयकारों के बीच जियाओ जी मंच पर आया। इस समय लेई जिया पहले से ही तैयार था। शीर्ष युद्ध उन्मादियों में से एक और थंडर विशेषता के अभ्यासी के रूप में वह युद्ध में बेहद सुंदर लग रहा था। स्वाभाविक रूप से उसके कई समर्थक भी थे। जियाओ जी, आपकी लोकप्रियता मेरी लोकप्रियता से भी आगे निकल सकती है। यह अविश्वसनीय है कि एक नवागंतुक की इतनी लोकप्रियता हो सकती है, लेई जिया ने कुछ ईर्ष्या से कहा। उनकी वर्तमान लोकप्रियता अभी भी उन लड़ाइयों पर आधारित थी जो उन्होंने वर्षों से लड़ी थीं। जियाओ जे ने मुस्कुराते हुए लेई जिया के शरीर पर हल्के से दिखाई देने वाले वज्र सांपों को देखा, अपनी आंखें थोड़ी सी खुली। अपने दिल में वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, ऐसा क्यों लगता है कि एक जलगुण अभ्यासी के रूप में कोई भी आकर मेरा मुकाबला कर सकता है। इस समय एक परिचित व्यक्ति धीरे धीरे केंद्रीय मंच पर उतरा। आश्चर्यजनक रूप से यह एल्डरलिन था, जो जियाओ जे और अन्य लोगों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था। इन कोर्ट में शीर्ष 10 के बीच लड़ाई शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाती है, क्योंकि आमतौर पर रैंकिंग में बहुत कम बदलाव होता है, एल्डरलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज की आपकी लड़ाई ने इन कोर्ट को असामान्य रूप से जीवंत बना दिया है। यह उन नए छात्रों के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि वे इन कोर्ट में शीर्ष 10 की ताकत देखें और उन्हें थोड़ा उत्तेजित करें। एल्डरलिन के बोलने के बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अचानक नीचे लहराया, जिससे मैच की शुरुआत की घोषणा हुई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जल गुण साधक के रूप में कोई भी आकर मेरा मुकाबला कर सकता है। उसी समय एक परिचित व्यक्ति धीरे धीरे अखाड़े के केंद्र में उतरा। यह एल्डरलिन था, जो पहले जियाओ जी और अन्य लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था। एल्डरलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंतरिक अकादमी रैंकिंग में शीर्ष 10 के बीच की लड़ाइयां शायद ही कभी सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि प्रतियोगी अक्सर बराबरी के होते हैं और उनकी रैंकिंग में कोई खास बदलाव नहीं होता है। आपकी लड़ाई ने निश्चित रूप से आंतरिक अकादमी में चीज़ों को जीवंत कर दिया है। यह नए छात्रों के लिए ये देखने का एक अच्छा अवसर भी है कि शीर्ष 10 वास्तव में कितने दुर्जय हैं और उन्हें थोड़ा बढ़ावा दें। अपना भाषण समाप्त करने के बाद एल्डरलिन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसे जोर से नीचे घुमाया, जिससे मैच शुरू होने का संकेत मिला। अचानक लेई जिया ने अपनी पीठ पर बंधे चांदी सफेद भाले को बाहर निकाला। केवल एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ही उसे, एक युद्ध के दीवाने को, लड़ाई की शुरुआत में ही अपना भाला खींचने के लिए मजबूर कर सकता था। जियाओ जे, तुम बेहतर तरीके से सावधान रहो, मैं गड़गड़ाहट की विशेषता वाला हूँ।
लेई जिया के बोलने के बाद उसकी हिंसक गड़गड़ाहट की विशेषता चमकने लगी, जिससे अखाड़ा चकाचौंध करने वाली सफ़ेद रोशनी से भर गया। तीव्र प्रकाश के इस संक्षिप्त विस्फोट का लाभ उठाते हुए लेई जिया अचानक चमक में जियाओजे की ओर दौड़ा। वह एक युद्ध का दीवाना और युद्ध में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जियाओजे की अप्रस्तुतता के इस क्षण को जब्त करते हुए लेई जिया ने दूरी कम कर दी। दुर्भाग्य से जियाओजे युद्ध में भी अत्यधिक कुशल था। हालांकि अखाड़ा चकाचौंध भरी रोशनी में घिरा हुआ लग रहा था, फिर भी लेई जिया पूरे अखाड़े को कवर करने के लिए अपनी लड़ाई की ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता था। इससे जियाओजे को अपना एज्योर वर्लपूल इकट्ठा करने का मौका मिला। अपनी गहरी आत्मा की समझ के साथ जियाओजे ने तुरंत एज्योर वर्लपूल का इस्तेमाल ठीक उसी रास्ते पर किया जिस पर लेई जिया जा रहा था। चाल की प्रभावशीलता को एक तरफ रखते हुए जियाओजे ने बस उसे कुछ पल के लिए रोकने की उम्मीद की। उसी समय जियाओजे ने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। उसके हाथ एज्योर सर्ज के लिए इशारे करने लगे। लिन लियान के साथ उसकी पिछली लड़ाई ने पहले ही उसकी मजबूत क्षमताओं का प्रदर्शन कर दिया था। अब देरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने सीधे एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा थंडर विशेषता के खिलाफ जितनी देर की देरी होगी, उसके लिए यह उतना ही बुरा होगा। उनके आसपास की दुनिया की ऊर्जा अराजकता में बदल गई। थंडर एट्रीब्यूट फाइटिंग एनर्जी की आड़ में लेई जिया की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अपने भले को जोर से फेंका, जिससे एज्योर वर्लपूल पूरी तरह बनने से पहले ही फट गया। लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे अभी भी एक और एज्योर वर्लपूल से गुजरना था। क्या तुम इतने निर्दयी हो? शुरू से ही एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीक का उपयोग कर रहे हो? लेई जिया ने खुद से सोचा और आगे और देरी न करने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे मजबूत क्षमता फॉलिंग थंडर स्पीयर का इस्तेमाल किया। ऊपर के अंतहीन आसमान से थंडर के सार को पकड़ना वह फॉलिंग थंडर स्पीयर है। उसकी जंगली थंडर एट्रीब्यूट फाइटिंग एनर्जी बेतहाशा फैल गई, जो एक चमकदार थंडर लाइट में बदल गई जो उसके भाले के चारों ओर लिप गई। लेई जिया ने भाले को मजबूती से पकड़ लिया और सीधे जियाओजी की स्थिति पर निशाना साधते हुए एक फेंकने का इशारा किया और भाले को जोर से फेंक दिया। वज्र गुण युद्ध ऊर्जा से आच्छादित भाला वज्र ड्रैगन की तरह हवा में चीरता हुआ अपनी भयंकर और दबंग शक्ति के कारण नीचे बैठे दर्शकों के पसीने छूट रहे थे। यदि वे उस भाले का सामना कर रहे होते तो वे पहले ही राख हो चुके होते। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन जियाओजी की दिशा में देखने लगे क्योंकि अचानक कहीं से एक विशाल लहर बनी जो अखाड़े के दूसरे छोर की ओर जबरदस्त शक्ति लेकर जा रही थी। जियाओजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि लेई जिया अच्छी तरह से तैयार था। उसने पहले ही जियाओजी की जल गुण युद्ध तकनीक एज्योर सर्ज की कमजोरी को देख लिया था। वास्तव में जब दो युद्ध तकनीकें टकराईं तो भाला बहुत तेजी से एज्योर सर्ज को भेदता हुआ निकल गया। हालांकि भाले पर वज्र गुण युद्ध ऊर्जा बहुत कम हो गई थी, फिर भी इसमें काफी शक्ति बनी हुई थी। दोनों युद्ध तकनीकें एक दूसरे से गुजरी अपने अपने स्वामियों की ओर बढ़ रही थीं। अब ये बात थी कि कौन दूसरे की युद्ध तकनीक का सामना कर सकता है। अध्याय 88 आखिरकार जियान से मुलाकात। ताइजू प्राचीन ड्रैगन शाही वंश एल्डर लिन ने भी खुद को मौजूदा स्थिति से कुछ हद तक अचंभित पाया। एक पल के लिए झिझकने के बाद एल्डर लिन ने जल्दबाजी में काम न करने का फैसला किया और सहायता के लिए जल्दी से दूसरे एल्डर से संपर्क किया। वह दो व्यक्तियों को अकेले संभालने की कोशिश में खुद को अभिभूत नहीं करना चाहता था। नीचे बैठे दर्शक आश्चर्य से दंग रह गए। उनमें से किसी ने भी इस हद तक लड़ाई के विकसित होने की उम्मीद नहीं की थी। दोनों प्रतियोगियों के समर्थक अपने अपने चैंपियन के लिए चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। जियाओजे की स्थिति अभी भी प्रबंधनीय थी। लोगों की उम्मीदों के विपरीत उसने पृथ्वी स्तर की युद्ध तकनीक का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं किया था, जिससे वह एक और तीव्र लड़ाई को सहन करने में सक्षम था। अपनी ओर बढ़ते चांदी सफेद भाले का सामना करते हुए जियाओजे ने गहरे नीले रंग का लड़ाई ऊर्जा कवच बुलाया, बिजली से नहीं मारा जाना तय किया। क्रैक। अपने हाथों को भारी कवच में लपेटे हुए जियाओजे ने भाले के पास आते ही उसके शाफ्ट को पकड़ लिया। पीछे हटते हुए उसने भाले के पीछे की ताकत को बेअसर कर दिया। गरज के साथ कवच पर निशान पड़ गए, लेकिन यह उसे पूरी तरह से चकनाचूर नहीं कर सका। जियाओजे के विपरीत, जो आसानी से फॉलिंग थंडर स्पीयर से निपट रहा था, लेई जिया उतना भाग्यशाली नहीं था। भले ही एज्योर सर्ज कमजोर हो गया था, लेकिन पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीक के रूप में अभी भी इसमें काफी शक्ति थी। एज्योर सर्ज के माध्यम से शूटिंग ने फॉलिंग थंडर स्पीयर की बहुत सारी ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। हालांकि एज्योर सर्ज काफी हद तक बिना क्षतिग्रस्त हुए सीधे लेई जिया की ओर बढ़ रहा था। लेई जिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। एज्योर सर्ज की कमजोरी ये थी कि इसे छेदा जा सकता था। हालांकि इसका महत्वपूर्ण लाभ इसकी बेतुकी बड़ी हमले की सीमा में निहित था। लेई जिया के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी।
वह केवल अपनी युद्ध ऊर्जा को कवच के एक सूट में इकट्ठा कर सकता था और अपनी जंगली गड़गड़ाहट विशेषता को प्रकट कर सकता था। दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर लेई जिया ने अपनी उग्र गड़गड़ाहट विशेषता को एक वज्र स्तंभ की तरह जारी किया। वज्रपात के प्रहार ने एज्योर सी सर्ज को भयंकर रूप से मारा, लेकिन इस तरह के कदम ने इसकी शक्ति को थोड़ा कम कर दिया। धमाका, कवच टूट गया और लेई जिया अखाड़े के नीचे विस्फोट हो गया। वह खून खांसने से खुद को रोक नहीं सका, जो समुद्री पानी के साथ मिलकर उसे खून के रंग से रंग देता है। लेई जिया के विभिन्न तरीकों को देखकर एल्डरलिन ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। आखिरकार यह अभी जीवन या मृत्यु का मामला नहीं था, इसलिए उसे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस मैच का विजेता जियाओजी है, जो मजबूत सूची में दूसरे स्थान पर लेई जिया की जगह लेगा। उसे हर महीने आग की ऊर्जा की एक समान मात्रा प्राप्त होगी, एल्डरलिन ने घोषणा की, और उसके बाद ही पूरा केंद्रीय चौक शोर से भर गया। लड़ाई का अचानक अंत अप्रत्याशित लेकिन अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था। खास तौर पर धरती स्तर की युद्ध तकनीक की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने से वे बहुत उत्साहित हुए। ये यात्रा इसके लायक थी। नए छात्रों ने जियाओजे पर अपनी जलती हुई निगाहें डालीं। वे मंच पर चमकते जियाओजे को नहीं भूले थे, खासकर इसलिए क्योंकि वे सभी एक ही बैच से थे और आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे। अनगिनत मुट्ठियां भींची हुई थीं, चेहरे दृढ़ संकल्प से लाल थे, चुपचाप जियाओजे को अपना लक्ष्य बना रहे थे। अगर वे जियाओजे की उपलब्धियों का 10वां हिस्सा भी हासिल कर पाते तो वे शायद कनान अकादमी से स्नातक होने के बाद महाद्वीप पर अपना नाम बना लेते। इस समय जियाओजे कई आंतरिक प्रांगण छात्रों का आदर्श बन गया, जिसे प्रयास करने के लिए एक लक्ष्य के रूप में देखा जाता था। पूरी भीड़ ने जियाओजे के नाम की जय जयकार की, जो मजबूत सूची में दूसरे स्थान पर बदलाव का संकेत था। आंतरिक प्रांगण गुटों के नेताओं की आंखों में भी डर का भाव दिखाई दिया। साथ ही थोड़ी राहत भी थी कि जियाओजे का गुट बनाने का इरादा नहीं था, अन्यथा आंतरिक प्रांगण में एक और शीर्ष गुट उभर सकता था। आखिरकार जैसे ही दूसरे सबसे मजबूत का खिताब सामने आया, अनगिनत लोग इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। फिर जियाओजे मंच से नीचे कूद गया और लेई जिया के पास गया, अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई। जियाओजे की सुंदर हथेली देखकर लेई जिया दंग रह गया। क्या हारने के बाद भी दोस्त नहीं रह सकते? हाँ, तुम्हें यह विचार कहाँ से आया? धन्यवाद। लेई जिया ने जियाओजे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसका इस्तेमाल करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जिसकी बात कर रहा हूँ, तुम वास्तव में एक राक्षस हो, बिल्कुल किसी नए व्यक्ति से अलग। तुम इस बूढ़े आदमी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जो सालों से भीतरी प्रांगण में है। लेई जिया ने जियाओजे द्वारा दिया गया चांदी सफेद भला लिया और बोलते हुए आहें भरी। जियाओजे ने इस विषय पर ज्यादा बात न करते हुए हल्के से मुस्कुराया और इसके बजाय दूसरा सवाल पूछा। जिसकी बात कर रहा हूँ, भीतरी प्रांगण की सूची में सबसे ऊपर का नाम काफी रहस्यमय लगता है। मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? जियाओजी की बातें सुनकर लेई जिया का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आंखों में दुर्लभ भय और खौफ झलक उठा। तुम उस व्यक्ति को चुनौती देना चाहते हो? लेई जिया की प्रतिक्रिया देखकर जियाओजी मन ही मन हंस पड़ा। जियान एक बार सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया था, इन शीर्ष आंतरिक प्रांगण विशेषज्ञों पर इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ गया था। उसका नाम लेते ही उनके चेहरे बदल गए। जियाओजी ने न समझने का नाटक किया और कहा, आंतरिक प्रांगण सूची में शीर्ष पर होने में क्या बड़ी बात है? क्या उसे चुनौती भी नहीं दे सकते? यह इस बारे में नहीं है कि आप उसे चुनौती दे सकते हैं या नहीं। वह व्यक्ति हमसे अलग स्तर पर है। लेई जिया ने गंभीरता से कहा, इसे इस तरह से कहें, उस व्यक्ति को आंतरिक प्रांगण के छात्रों के बीच संघर्ष में भाग भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि आप मजबूत हैं, फिर भी आपके और उस व्यक्ति के बीच कुछ दूरी है। लेई जिया ने गंभीरता से सलाह दी, युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचे बिना उस व्यक्ति को चुनौती देने के बारे में सोचना भी बेहतर नहीं है। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मैं और भी ज्यादा उत्सुक हूं। आंतरिक प्रांगण सूची में सबसे ऊपर क्या खास है? मैं उसे आमतौर पर कहां पा सकता हूं? ये देखकर कि लेई जिया जियाओजे को मना नहीं सका, उसने आह भरी और कहा, उसे देखना आसान है। वह व्यक्ति आमतौर पर स्वर्गीय भस्मीकरण क्यूई रिफाइनिंग टावर की 6ठी मंजिल पर अभ्यास करता है। वैसे भी तुम पहले से ही दूसरे सबसे मजबूत हो। जल्दी मत करो, चूंकि तुम सभी एक ही मंजिल पर अभ्यास कर रहे हो, इसलिए तुम जल्दी या बाद में उससे टकरा जाओगे। क्या ऐसा है? तो मैं जल्दी नहीं करूंगा। जियाओजे ने लेई जिया के साथ कुछ देर तक बातचीत की, फिर जियाओक्सुन, एर और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल के पास आने पर उसने अपना हाथ हिलाया। चलो, अपनी चोटों का ख्याल रखो। तुम में अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत है? लेई जिया ने हंसते हुए डांटा, बाद में कुछ सफलताएं हासिल करने के बाद मैं तुम्हें चुनौती दूंगी और अपना दूसरा स्थान पुनः प्राप्त करूंगी। तुम्हें जल्दी करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं फिर से आगे निकलने वाली हूं। जियाओजी ने इन शब्दों से लेई जिया को अचंभित कर दिया और जियाओक्सुन, एर और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल के साथ चली गई।
थोड़ी देर बाद लेई जिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया, आह भरी। क्या राक्षस है। ... अगले दिन जियाओक्सुन एयर और लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल को बसाने के बाद जियाओजी स्वर्गीय भस्मीकरण क्यूई रिफाइनिंग टावर की ओर चलना जारी रखा। थोड़ी लंबी सर्पिल सीढ़ी के बाद जियाओजी आखिरकार छठी मंजिल के केंद्रीय विश्राम वर्ग में पहुंच गया। जैसे ही वह छोटे वर्ग में दाखिल हुआ, जियाओजी की आकृति ने कई लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। कई लोगों ने कल जियाओजी को एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करते हुए देखा था और अब उसे देखकर उनकी आंखों में विस्मय का भाव था। इस बीच जियाओजी ने तुरंत कमरा नंबर 1 की ओर देखा। वहां सफेद रंग की एक क्षणभंगुर आकृति थी, जिसके बाद दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। जियान ताइजू प्राचीन ड्रैगन इंपीरियल कबीले की रक्तरेखा। पैनल पर चमकदार सुनहरे फॉन्ट को देखते हुए जियाओजी मुस्कुराया, राहत महसूस करते हुए कि सहायक बंधन का आखिरकार नतीजा निकला। भीड़ की विस्मय भरी निगाहों के बीच जियाओजे कमरा नंबर 2 में चला गया। जियाओजे को कमरा नंबर 2 में प्रवेश करते देखने के बाद भीड़ ने अपने अपने अभ्यास कक्षों में लौटने से पहले आपस में फुसफुसाहट की। छठी मंजिल के केंद्र में बहुत कम अभ्यास कक्ष थे, लगभग प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, और केवल मजबूत सूची में रैंक किए गए लोगों को ही उनके लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला। आसपास के हल्के लाल धुंध में निहित प्रचुर ऊर्जा को महसूस करते हुए जियाओजे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। साधना के लिए क्या खजाना है। अध्याय 89। जियाओ यान केवल भस्मीकरण तकनीक के साथ क्या मैं संभवतः उसे पकड़ सकता हूँ। जियाओजे ने कमरा नंबर 2 का सर्वेक्षण किया, जो एक हल्के लाल धुंध से भरा था। ये हल्के लाल धुंध स्पष्ट रूप से वाष्पीकरण से संघनित चरम ऊर्जा से भरे हुए थे। यह उसी तरह था जब एक लड़ाकू युद्ध अभ्यासी बनने के लिए टूट गया, जहां क्यूई तरलीकृत हो गया, लेकिन ऊर्जा के उच्च रूप में। जियोजे ने गहरी सांस ली, उसे लगा कि उसके शून्य स्थान के भीतर सुनहरा छोटा पेड़ अधिक सक्रिय हो रहा है। इस ऊर्जा समृद्ध स्थान पर मुझे बैटल स्पिरिट के शिखर पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह मेरे और मजबूत सूची में शीर्ष 10 के बीच स्टार स्तर का अंतर भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हर कोई एक ही स्टार स्तर पर होगा। बेशक जियान को छोड़कर। जियोजे मंच पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। किंगहुआ ऊर्जा कार्ड का उपयोग करने की जल्दी में नहीं था। उसने चुपचाप कहा, जियान की ताइजू प्राचीन ड्रैगन रक्तरेखा को बांधो। जियान की ताइजू प्राचीन ड्रैगन रक्तरेखा को सफलतापूर्वक बांधने के लिए मेजबान को बधाई। रक्तरेखा को अपग्रेड किया गया है और मेजबान को कई फीडबैक प्राप्त होंगे। जियोजे ने सिस्टम प्रॉम्प्ट पर नजर डाली, आखिरकार राहत महसूस की। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि जानवर की रक्तरेखा की शक्ति उसकी ताकत के साथ बढ़ेगी या नहीं। उनकी याद में जियान के लिए रक्तरेखा शक्ति में एकमात्र पुष्टि की गई वृद्धि तब हुई थी जब उसने ड्रैगन फीनिक्स मूलफल प्राप्त किया था। यदि जियान की ताइजू प्राचीन ड्रैगन रक्तरेखा शक्ति उसकी शक्ति के साथ नहीं बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि जियाओजे के फीडबैक अवसर काफी कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जियाओजे चिंतित नहीं था, क्योंकि ड्रैगन फीनिक्स मूलफल प्राप्त करने से जियान की एक बार की वृद्धि एक गुणात्मक छलांग थी। ड्रैगन फीनिक्स मूलफल, जिसमें ताइजू प्राचीन ड्रैगन और प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स दोनों की शक्ति शामिल है, ने वास्तव में जियान को एक सर्वोच्च जानवर बना दिया। जब तक जियाओजे वह एक फीडबैक प्राप्त कर सकता है, तब तक ये सहायक बंधन पूरी तरह से इसके लायक होगा। यदि वह 10 या 100 बार फीडबैक ट्रिगर कर सकता है, तो जियाओजे के लिए सुधार अद्वितीय होगा। जियान को अभी खेती करनी चाहिए, लेकिन सिस्टम से कोई फीडबैक नहीं है। क्या ये हो सकता है कि जानवरों के लिए सामान्य शक्ति वृद्धि रक्तरेखा शक्ति को प्रभावित नहीं करती है और केवल प्रमुख क्षेत्रों में सफलता ही रक्तरेखा शक्ति को ट्रिगर करेगी? जियाओजे को फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, इसलिए वह केवल इस तरह का अनुमान लगा सकता था। जियान के छठे दर्जे का जानवर बनने में कुछ समय लगेगा, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। जियाओजे ने ड्रैगन फीनिक्स मूलफल पर भी अपनी उम्मीदें लगाई थीं। जियान ड्रैगन फीनिक्स मूलफल का सेवन करके अपनी रक्तरेखा शक्ति विकसित कर सकती थी, यह एक पूर्ण निश्चितता थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उन्नति रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय करेगी, ये कम स्पष्ट था। आखिरकार वह इंसान था और जानवरों के रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता था। मूल कार्य में जानवर अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों के सार को अवशोषित करके अपनी रक्तरेखा शक्ति बढ़ाते थे। जियाओजे के पास वर्तमान में ताइजू प्राचीन ड्रैगन का सार प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। ऐसा लगता है कि जियान से मिलने वाले फीडबैक लाभ अभी भी बहुत दूर हैं। अच्छा, चलो पहले अपनी ताकत सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जियाओजे ने किंगहुआ एनर्जी कार्ड को स्लॉट में रखा, जिससे तुरंत 25 अग्नि ऊर्जा कम हो गई। हे भगवान, बहुत महंगा, ये कहते हुए जियाओजे ने साधना अवस्था में प्रवेश किया। ... कुछ समय पहले उतान शहर में जियाओ परिवार। गुरु, मैं आखिरकार एक फाइटर के रूप में आगे बढ़ गया हूँ। गुफा में खुशी से भरी हुई युवा की उत्साहित आवाज गूंजी। हे, ये तो बस पहला कदम है।
मेडिसिन एल्डर ने जियाओ यान को बहुत घमंडी बनने से रोकने के लिए टिप्पणी की। नाटक। लेकिन जियाओ यान का इतने कम समय में फाइटर के रूप में आगे बढ़ पाना फिर भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। प्रतिभा के अलावा मेडिसिन एल्डर ने जियाओ यान के प्रयासों को भी देखा। साधना के लिए अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त करने के बाद जियाओ यान पूरी तरह से एक साधना उन्मादी में बदल गया था। उसने अवकाश त्याग दिया और सभी बेकार समय को कम कर दिया। उसकी सारी ऊर्जा साधना में निवेशित थी। यदि मेडिसिन एल्डर जियाओ यान को समय समय पर यह याद नहीं दिलाते कि किसी अच्छी चीज़ की अधिकता हानिकारक हो सकती है, तो जियाओ यान पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा प्रशिक्षित हो चुका होता और समस्याओं का सामना कर चुका होता। कड़ी मेहनत रंग लाए और अंततः जियाओ यान एक योद्धा बन गया। एक युवा व्यक्ति के लिए उपलब्धि की यह भावना बिल्कुल आनंददायक थी। ठीक है, मैंने पहले भी तुमसे इसका उल्लेख किया था और अब निर्णय लेने का समय आ गया है। मेडिसिन एल्डर के शब्दों के बाद जियाओ यान का चेहरा तुरंत शांत हो गया। गुरु, क्या आप खेती करने योग्य तकनीकों का मोटे तौर पर परिचय दे सकते हैं? भस्मीकरण तकनीक एक ऐसी चीज़ है जिसे मैंने संयोग से हासिल किया है। इसकी साधना की कठिनाई इसकी असाधारण प्रकृति से मेल खाती है। मेडिसिन एल्डर की आंखों में यादों का एक संकेत दिखाई दिया। भस्मीकरण तकनीक वास्तव में विभिन्न आग को भस्म करके विकसित हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे हिंसक और विनाशकारी अस्तित्व विभिन्न आग हैं और वे अत्यंत दुर्लभ हैं, शायद सैकड़ों वर्षों से नहीं देखी गई हैं। भस्मीकरण तकनीक चुनने पर आपको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वे न केवल विभिन्न आग को परिष्कृत करने का दर्द हैं, बल्कि विभिन्न आग की दुर्लभता भी हैं, जो आपको विकसित होने का मौका दिए बिना छोड़ सकती हैं। जैसे ही मेडिसिन एल्डर के स्पष्ट शब्द निकले, जियाओ यान चुप हो गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। भस्मीकरण तकनीक का असाधारण पहलू इसके विकास की क्षमता में निहित है। यदि वह पर्याप्त विभिन्न आग को भस्म कर सकता है, तो स्वर्ग चरण उन्नत स्तर तक पहुंचना भी संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि मेडिसिन एल्डर ने कहा, न केवल उसे विभिन्न आग को भस्म करने में कठिनाइयों और दर्द का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग आग की दुर्लभता का मतलब ये हो सकता है कि उसे अपने जीवनकाल में भस्मीकरण तकनीक विकसित करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। जियाओ यान, अगर तुम वाकई जियाओजी को पीछे छोड़ना अपना लक्ष्य मानते हो, तो तुम्हें एक असंभव रास्ता चुनना होगा। जियाओ यान के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में भस्मीकरण तकनीक वर्तमान में उसके चौथे भाई को पीछे छोड़ने का एकमात्र संभव तरीका था। शिक्षक, क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे खुद ही निर्णय लेना होगा? आप भस्मीकरण तकनीक की वकालत क्यों करते रहते हैं? जियाओ यान ने कुछ निराशा के साथ शिकायत की। अगर मेडिसिन एल्डर का परिचय नहीं होता, तो वह भस्मीकरण तकनीक की ओर पूरी तरह से आकर्षित नहीं होता। हे, मेरा भी अपना स्वार्थ है। ओह शिक्षक, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? जियाओ यान की आंखों में पूरी जिज्ञासा थी, ये सोचकर कि क्या भस्मीकरण तकनीक के और भी रहस्य हैं। भस्मीकरण तकनीक में यह एक रहस्यमय तरीके से उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई अलग अलग आग में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर लेता है, तो वह एक ऐसा शरीर बना सकता है जो एक विशेष तरीके से आत्मा को समाहित कर सकता है। एक शरीर होने के नाते मैं एक ऐसे तरीके से पुनर्जन्म भी ले सकता हूं जिसे आत्मा अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती। मेरे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आत्मा अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे एक वास्तविक शरीर की आवश्यकता है। जब मेडिसिन एल्डर ने बात की तो उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। भस्मीकरण तकनीक के बारे में यह अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन सुनकर जियाओ यान चौंक गया। उसके मन में मेडिसिन एल्डर के लिए बहुत सम्मान भी था। हालांकि मेडिसिन एल्डर ने शुरू में उनकी क्यूई को अवशोषित कर लिया था, इस दौरान मेडिसिन एल्डर की शिक्षाएं वास्तविक थीं, उन्हें एक शिष्य के रूप में, यहाँ तक कि अपने बच्चे के रूप में भी मानते थे। जियाओ यान ये सब समझ सकता था। वह पत्थर से बना नहीं था। अगर वह समझ सकता तो वह मेडिसिन एल्डर को भी चुकाना चाहता था। ठीक है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। यहाँ एक निम्न स्तरीय पृथ्वी ग्रेड अग्नि विशेषता तकनीक है और यहाँ भस्मीकरण तकनीक है। आप जो भी चुने, मैं आपका समर्थन करता हूँ मेरे छात्र। मेडिसिन एल्डर के बोलने के बाद जियाओ यान के सामने पहले से ही 2 स्क्रॉल रखे गए थे। जियाओ यान ने काले स्क्रॉल को देखा, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। शिक्षक, आप सही कह रहे हैं। असंभव लक्ष्य का पीछा करने के लिए किसी को असंभव रास्ते पर चलना ही पड़ता है। जियाओ यान ने काले स्क्रॉल पर अपना हाथ दबाते हुए कहा और उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। केवल भस्मीकरण तकनीक से ही मैं संभवतः उसे पकड़ सकता हूँ। जियाओ यान ने मन ही मन कहा, फिर क्रॉस लेग बैठते हुए अपनी क्यूई को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। अध्याय 90, 100 गुना फीडबैक कीमिया तकनीक। जियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ों में एक एकांत गुफा में। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, अपनी हथेली फैलाई और फीकी पीली डू की हुई चमक को देखा, अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने भस्मीकरण तकनीक में महारत हासिल कर ली है?
हाँ, लेकिन वर्तमान में भस्मीकरण तकनीक केवल निम्न स्तरीय हुआंग रैंक पर है, जिसमें बहुत कम रुकी हुई है। दूसरों के खिलाफ लड़ते समय आपको त्वरित जीत का लक्ष्य रखना चाहिए, मेडिसिन एल्डर ने कहा, और जियाओ यान ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में निम्न स्तरीय तकनीकें ऐसी ही थीं और वह भविष्य में अलग अलग आग को भस्म करने की उम्मीद कर सकता था। ठीक है, अब जब आप आधिकारिक तौर पर एक फाइटर के रूप में आगे बढ़ चुके हैं, तो यह आधिकारिक तौर पर कीमिया की कला सीखने का समय है। मेडिसिन एल्डर के शब्दों के साथ जियाओ यान की आंखों में उत्सुकता की भावना दिखाई दी। इस दौरान उसने मेडिसिन एल्डर को अपनी आंखों से गोलियां परिष्कृत करते हुए देखा था। उसने नीलामी घर में इन गोलियों की नीलामी भी की। इस प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य दसियों या सैकड़ों गुना बढ़ गया। इससे उसे इस बात का गहरा एहसास हुआ कि डूक्यूई महाद्वीप पर कीमियागर कितने लोकप्रिय थे। अब जब उसके पास एक कीमियागर की प्रतिभा थी, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, क्या आपने वह सब कुछ तैयार कर लिया है जो मैंने आपको पहले तैयार करने के लिए कहा था? बेशक, मैंने आपके निर्देशों का सख्ती से पालन किया। सब कुछ तैयार करो। जियाओ यान ने अंगूठी पर अपनी उंगली हिलाई और गुफा में एक 2 मुंह वाली दवा की कड़ाही दिखाई दी। नाटक। अपनी हथेली को कड़ाही के मुंह पर रखें और अपनी डूक्यूई डालें। मेडिसिन एल्डर के निर्देशों का पालन करते हुए जियाओ यान ने सावधानीपूर्वक कदम उठाए। कड़ाही में भयंकर रूप से जलती हुई लपटों को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। इसके बाद अपने शरीर के भीतर लकड़ी की विशेषता को खोजें और इसे दूसरे मुंह के माध्यम से कड़ाही में ले जाएं। 10 मिनट से अधिक समय के बाद जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और लकड़ी की ऊर्जा का एक निशान दूसरे मुंह से प्रवेश किया। ये दृश्य देखकर मेडिसिन एल्डर ने स्वीकृति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उस समय अपने शरीर के भीतर लकड़ी की ऊर्जा के उस निशान को खोजने में उन्हें लगभग आधे घंटे का समय लगा। केवल लकड़ी की ऊर्जा के इस निशान को इंजेक्ट करके ही उग्र लपटों को बेअसर किया जा सकता था। इससे कड़ाही में लपटें अधिक स्थायी और नियंत्रित करने में आसान हो गईं। ये देखा जा सकता था कि जियाओ यान की आत्मा की धारणा कितनी शक्तिशाली थी। सभी पहलुओं से जियाओ यान में एक कीमियागर के रूप में बेहद उच्च प्रतिभा थी। लेकिन एक उत्कृष्ट कीमियागर बनने के लिए केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं थी, चरित्र, प्रयास और अवसर भी अपरिहार्य थे। मेडिसिन एल्डर ने जियाओ यान के माथे पर थपथपाया और उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा बह निकली। यह एक उपचारात्मक दवा है जिसे मैंने बनाया है। इससे परिचित होने के बाद आप इसे परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको इस मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा। मेडिसिन एल्डर के शब्दों के साथ जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मन में नुस्खे से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जियाओ यान ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, आत्मविश्वास का संकेत देते हुए। उसने उन औषधीय सामग्रियों को डालना शुरू कर दिया जिन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। अवयवों को एक पल में राख में बदलते देखकर जियाओ यान शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। नुस्खे को देखकर उसने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जब उसने वास्तव में शुरू किया तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि लपटों को नियंत्रित करना इतना मुश्किल होगा। जारी रखें। कीमियागर भयानक मात्रा में पैसा कमाते हैं, लेकिन इसे खर्च करना और भी डरावना है। कीमियागर की खेती करना इतना आसान नहीं है। मेडिसिन एल्डर के शब्दों ने जियाओ यान को जगाया, जिसने एक गहरी सांस ली और सामग्री को परिष्कृत करना जारी रखा, बार बार शुरू किया। अपने डूक्यू को बहाल करने के लिए बीच बीच में कई ब्रेक लेकर शोधन के आधे दिन के बाद जियाओ यान ने अपने शोधन के परिणामों को देखा और एक गहरी सांस ली। अगला कदम समलन असली चुनौती होगी। त्यानहुओक्यू रिफाइनिंग टावर में 6ठी मंजिल। जियाओजे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, अपने शरीर के भीतर बढ़ते डूक्यू को महसूस किया। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और स्लॉट से अग्नि ऊर्जा काट लिया, खुद से बुदबुदाते हुए। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद मैं आखिरकार युद्ध आत्मा के शिखर पर पहुंच गया हूं। जियाओजे ने अपने बगल में बैठे जियाओ जुनर और जियाओ यूना को देखा। हाँ, वह उन दोनों को 6ठी मंजिल पर दूसरे साधना कक्ष में ले आया। भले ही वे दूसरे साधना कक्ष में अत्यधिक प्रचंड हृदय अग्नि को सहन नहीं कर सके, लेकिन अंदर प्रचुर मात्रा में वाष्पीकृत ऊर्जा ने पिछली मंजिलों पर उन्नत साधना कक्षों की तुलना में यहां साधना को अधिक प्रभावी बना दिया। ये सिर्फ इतना है कि उनके डूक्यूई पर हृदय अग्नि के संयमित प्रभाव के बिना, लेकिन वह जल्द ही आ जाएगा। अपनी साधना गति के साथ वे जल्द ही जोरदार हृदय अग्नि के अनुकूल होने में सक्षम हो जाएंगे। वे बस लंबे समय तक अभ्यास नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से दूसरे साधना कक्ष में केवल एक साधना मंच था। वे मंच पर बारी बारी से अभ्यास कर सकते थे। इस तरह उनकी साधना गति बहुत तेज हो जाएगी। जियोजे ने अपनी दिनचर्या में सिस्टम पैनल पर नजर डाली। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कीमिया तकनीक शब्दों को जियाओ यान की क्षमताओं के नीचे हल्के से दिखाई देते देखा। क्या ये भाग्य का झटका है? मैंने अभी अभी तीसरे भाई को कीमिया तकनीक सीखते हुए देखा है।
जियोजे ने खुद से सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत इसे बांधने का फैसला किया। जियाओयान की कीमिया तकनीक को सफलतापूर्वक बांधने के लिए मेज़बान को बधाई। जियाओजे द्वारा कीमिया तकनीक को बांधने के ठीक बाद जियाओयान की क्षमता पट्टी पर कीमिया तकनीक शब्द स्थिर हो गया। जियाओयान ने कीमिया में अपना पहला प्रयास पूरा कर लिया है। कीमिया तकनीक नौसिखिया के दायरे में प्रवेश कर रहा है। 100 गुना प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। जियाओजे के स्वभाव के बावजूद वह कीमिया तकनीक की 100 गुना प्रतिक्रिया पर तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। भाई जे, क्या हुआ? जियाओजे, क्या तुम ठीक हो? जियाओ जुनर और जियाओ यूनर, जो अभी अभी अपनी साधना अवस्था से बाहर आए थे, ने जियाओजे को अपनी आंखों में चिंता के भाव के साथ देखा। आखिरकार जियाओजे ने शायद ही कभी ऐसा भाव दिखाया हो। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा आवेगी महसूस कर रहा हूं, जैसे कि कुछ अच्छा होने वाला है, शायद यह एक अवसर है। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया और उन दोनों से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, तुम लोग साधना जारी रखो। जियाओजे की आकृति दूसरे साधना कक्ष से तेजी से गायब हो गई। पीछे जियाओ यूनर, जो हैरान दिख रहा था, और जियाओ जुनर, जो विचारों में खोया हुआ लग रहा था, को छोड़कर। जुनर, भाई जे को क्या हुआ है? संदेह से भरी हुई जियाओ यूनर केवल जियाओ जुनर से पूछ सकती थी, जो जियाओ जे को बेहतर जानती थी। एक गंभीर नज़र से जियाओ जुनर मुस्कुराए और कहा, ये कुछ भी नहीं है। भाईजी को इस तरह के पूर्वाभासों की आदत है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पिछली बार की तरह एक और लड़की को वापस लाएगा, जब उसने यूटन शहर में कुछ ऐसा ही कहा था और वह एक यात्रा पर भी गया था। जियाओ जुनर के शब्दों ने जियाओ यूनर को तुरंत समझ में आ गया। उसकी समझ के अनुसार कैंगलान अकादमी में आने से पहले जियाओजे केवल एक बार यात्रा पर गया था, जब उसका उससे सामना हुआ था। क्या आप कह रहे हैं? जियाओजे को इस बार बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। जियाओ यूनर खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी और जियाओ जुनर हंस पड़ी। जरूरी नहीं कि वह लड़की को वापस लाए, मेरा मतलब है, भाईजी के पूर्वाभास आमतौर पर बहुत सटीक होते हैं। जरूरी नहीं कि वह लड़की को वापस लाए, लेकिन उसके लिए कुछ वाकई फायदेमंद हो सकता है। जैसे आपके पास आपदा जहर है। भाईजी के लिए क्या ये बहुत बड़ी मदद नहीं है? ठीक है, ये भाईजी का अवसर है। चलो इसके बारे में चिंता न करें। चलो साधना पर ध्यान केंद्रित करें। आरामदायक शब्दों के साथ जियाओ जुनर ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। जियाओ जुनर के शब्दों को याद करते हुए जियाओ यूनर ने सहमति में सिर हिलाया। जियाओ जी के पास आपदा जहर था। उसी आपदा जहर के साथ किसी और को ढूंढना वास्तव में एक बड़ी मदद होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सिर्फ जियाओ जी के लिए हो, इससे दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है। तो जियाओ जी को इस बार वाकई बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। मुझे साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हमारे बीच की खाई को चौड़ा किया जा सके। इसके तुरंत बाद दूसरे साधना कक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया। जियाओ जी के लिए वह जल्दी से गहरे पहाड़ों में एक दूरस्थ स्थान पर भाग गया। आसपास की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उसने कीमिया तकनीक के लिए 100 गुना प्रतिक्रिया पुरस्कार स्वीकार करना चुना।